Good morning. So today what we're going to do is going to be the remaining chapters of our economic laws. So the next chapter that we'll start up with is Foreign Contribution Regulation Act. So the old course students would obviously not have this. ये नए कोर्स का नया है, ठीक है. तो अगर आप सोचोगे इसके पास्ट एग्जाम क्वेश्चन मिल जाए, नहीं हो सकता, बिकॉज this has been introduced in the new syllabus. Okay, so Foreign Contribution Regulation Act, I'll give you a synopsis of it first and then we'll go ahead with this. First of all, what exactly is FCRA? See, we're done with FEMA. If you know, FEMA just talks about कि फॉरेन एक्सचेंज को इंडिया के बाहर जाने से कैसे रोके, ठीक है. सो फॉरेन कंट्रीब्यूशन इज गोइंग आउटसाइड इंडिया, कैसे जाएगी फॉरेन एक्सचेंज इंडिया के बाहर कैसे जाएगा. द ओनली वे ऑफ दैट हैपनिंग इज एक्सपेंस होएगा, ठीक है. अब चाहे वो करंट एक्सपेंडिचर हो या कैपिटल, ठीक है. दूसरा ऑफ गेटिंग इट इनसाइड इज ओनली एक्सपोर्ट वाला पॉइंट है वहाँ पे, ठीक है. फेमा सेज कि फॉरेन एक्सचेंज का आउटफ्लो कैसे रोकना है वो मेरी जिम्मेदारी, फॉरेन एक्सचेंज का आउटफ्लो कैसे रोकना है वो मेरी जिम्मेदारी. तो वी विल लाइक अच्छा ठीक है, क्योंकि इनफ्लो की जिम्मेदारी लेने की क्या जरूरत है ना, बिकॉज इनफ्लो इज आती लक्ष्मी, आती हुई लक्ष्मी को कौन मना करता है. सो दैट वे व्हाई वुड समबडी से नो फॉर इनफ्लो ऑफ मनी ना, ठीक है. सो जो फॉरेन एक्सचेंज आ रही है उसको आने दो, जो जा रही है उसको फेमा देख रहा है. बट द प्रॉब्लम वॉज जो आ रही है, इज इट कमिंग इन द राइट हैंड्स? Because if it is not coming in the right hands, there are high chances of firstly it being misutilized, secondly maybe वो गवर्नमेंट की जेब में आएगा ही नहीं, ठीक है. हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हमें बढ़ाने हैं, तो फॉरेन एक्सचेंज इनफ्लो नहीं रोक रहे. वी आर नॉट रेस्ट्रिक्टिंग इट, वी आर नॉट स्टॉपिंग इट, नो नो, वी आर जस्ट इंश्योरिंग इट कम्स इन द राइट हैंड्स. सो FCRA टेक्स केयर ऑफ दैट. फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट इज, अगर वहाँ से कोई हमें पैसे भेज रहा है, कोई हमें पैसे दे रहा है, किसी भी तरीके से इनफ्लो हो रहा है, तो उस इनफ्लो को रेगुलेट कर रहा है FCRA. फर्स्ट दिस इज क्लियर. फेमा और FCRA का फर्क. फेमा आउटफ्लो रोक रहा है, FCRA ने इनफ्लो रोक नहीं रहा है, कंट्रोल कर रहा है, ठीक है. कि हु गेट्स इट हैज टू बी द राइट पर्सन. तो इन्होंने क्या किया है ना, दे हैव जस्ट डन वन सिंपल थिंग गाइस. इन्होंने ना पूरे रिसिप्ट को दो पार्ट में डिवाइड किया है. देयर इज समथिंग कॉल्ड एज फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड एज फॉरेन हॉस्पिटैलिटी. इन्होंने सबसे पहले बताया ये दोनों कौन है. उन्होंने कहा फॉरेन कंट्रीब्यूशन कुछ अलग है और फॉरेन हॉस्पिटैलिटी अलग है. कंट्रीब्यूशन में बाद में आएंगे. फिर नेक्स्ट हॉस्पिटैलिटी. हॉस्पिटैलिटी मतलब अतिथि देवो भव, ओके. मतलब कोई हमारे घर पे आ रहा है, उसकी वी आर वेलकमिंग देम, वी आर प्रोवाइडिंग देम द प्लेस टू स्टे, वी आर प्रोवाइडिंग देम विद द एक्सपेंसेस, लाइक वी आर टेकिंग देम टू प्लेसेस. हम उनका आदर सत्कार, रहना खाना सब अरेंज कर रहे हैं. ये जो सब है हॉस्पिटैलिटी है, जो हम यहाँ सबके लिए करते हैं. बट दिस सेड अगेन हम बात कर रहे हैं फॉरेन हॉस्पिटैलिटी की. अच्छा ये क्या होता है. सो दे सेड फॉरेन हॉस्पिटैलिटी इज लाइक जो हम दूसरों के लिए यहाँ कर रहे हैं वही कोई वहाँ हमारे लिए करते, ठीक है. सो इफ यू अंडरस्टैंड, इन कैश आपको कुछ नहीं मिला, बट इन काइंड तो लिया है ना आपने, ठीक है. सो दैट्स कॉल्ड फॉरेन हॉस्पिटैलिटी. तो उन्होंने कहा ओहो एक चीज़ होती है हॉस्पिटैलिटी. हमने कहा ठीक है, मतलब अगर कोई मुझे पैसे दे तो हमने कहा वो होता है फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन. जब फॉरेन सोर्स से किसी को भी तीन चीज़ें आएंगी. वील गेट इन टू द डिटेल्स लेटर. जब भी फॉरेन सोर्स से तीन चीज़ें आएंगी, तीन चीज़ें इज फॉरेन एक्सचेंज, या फिर कोई आर्टिकल कमोडिटी, मतलब दिस इज करेंसी बेसिकली, आर्टिकल कमोडिटी या फिर सिक्योरिटीज फॉरेन सोर्स से आई, इसको ये बोलते हैं फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है. इन्होंने इनको डिफाइन किया पहले कि फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन होता है जब फॉरेन सोर्स से ये तीनों चीज़ें आती हैं, और फॉरेन हॉस्पिटैलिटी होता है जब वहाँ से न्योता आता है, यू गेट एन इन्विटेशन दैट प्लीज कम, ओके, एंड देन दे आर स्पेंडिंग फॉर यू. इन दीज टू केसेस ये दो चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए पूरा FCRA टॉक्स अबाउट नथिंग एक्सेप्ट दीज टू, ठीक है. सो नाउ जस्ट टू गिव यू एन आइडिया ऑफ व्हाट दिस चैप्टर इज, this particular table is very important, so please look at this. If you understood foreign contribution, foreign hospitality, तो मैं सब समझेगा. Preliminary is going to be definitions, इन दोनों का मीनिंग, ठीक है. फिर फॉरेन सोर्स क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय करेंसी, व्हाट डू यू मीन बाय सिक्योरिटी, दीज थिंग्स, ठीक है. सो इसका हेड कौन है इस एक्ट का, ओके, ऑल दोज थिंग्स. प्रिलिमिनरी एप्लीकेबिलिटी अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया, ओके. दिस इज गोइंग टू बी लाइक इम्पॉर्टेंट, दिस is important, and then again here also there are things which are important, adjudication and this, बाकी सब manageable है, ठीक है. सो प्लीज़ ध्यान से समझना, ये दोनों सुपर इम्पॉर्टेंट बोल सकते हो, क्योंकि पूरा चैप्टर ये इसी में है मेन, ठीक है. सो व्हाट दे डिड वाज यहाँ जाके ना इन्होंने इसको रेगुलेट किया, इन्होंने डिफाइन किया फॉरेन हॉस्पिटैलिटी क्या है, फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है. फिर बोला कि अच्छा बाबा सुनो, फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन विल नॉट बी रिसीव्ड बाय दीज पीपल,
वो लोग जिससे इनको लगता है कि अरे ये लोग तो इसको मिसयूज़ कर सकते हैं। मिसयूज़ का मतलब हमेशा इलीगल एक्टिविटी में लगाना नहीं है। मिसयूज़ का मतलब ये भी हो सकता है कि प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं किया। जैसे इन्होंने बोला कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है ना, उनको फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं मिल सकता। ये है फॉरेन कंट्रीब्यूशन, आप भूलना नहीं। दिस फॉरेन सोर्स इज गिविंग, इट कैन नॉट गिव टू अ पॉलिटिकल पार्टी, नॉट अलाउड। हमने कहा क्यों? बोले यार पॉलिटिकल पार्टी यार वो उसको अपने प्रमोशंस में डालेंगे एंड इट इज़ एक्सपेंस्ड ऑफ। वी वांट फॉरेन कंट्रीब्यूशन कैपिटलाइज हो, बर्बाद नहीं। ठीक है, अच्छा तो उन्होंने कहा फिर ऐसे किसी को भी नहीं दोगे जो पॉलिटिकल पार्टी को दे सकते हैं। ऐसे किस तो इसलिए पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स को नहीं दोगे आप, इसको नहीं दोगे, उसको नहीं दोगे। बहुत सारी इन्होंने लिस्ट बना दी कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन कौन रिसीव नहीं कर सकता। ये सब रेगुलेशन की बात चल रही है अभी। हु विल नॉट रिसीव दिस, हु विल नॉट रिसीव फॉरेन हॉस्पिटैलिटी, इफ़ यू वांट टू रिसीव, हाउ टू रिसीव, वो सब लिखा। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इन्होंने लिखा दैट इफ़ यू वांट टू रिसीव एनी ऑफ दिस, फॉरेन कंट्रीब्यूशन या फॉरेन हॉस्पिटैलिटी, इफ़ यू वांट टू रिसीव फॉरेन कंट्रीब्यूशन या फॉरेन हॉस्पिटैलिटी, दोनों के लिए आपको कराना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन। हमने कहा अच्छा ये क्या होता है? बोले रजिस्ट्रेशन होता है 2 टाइप का। एक होता है लाइसेंस विच यू कॉल एज सर्टिफिकेट, दूसरा होता है प्रायर परमिशन। So I said, what is the difference? I'm just giving you a crux of the whole chapter and we're going to go through this then. If you miss this, you miss out everything. Okay, so please pay attention. सर्टिफिकेट ले लो या फिर प्रायर परमिशन ले लो। मैंने कहा सबसे पहले किससे लूँ? तो मैंने कहा यहाँ जो रजिस्ट्रेशन है ना, ये पूरा एक्ट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स विच इज कॉल्ड एज गृह मंत्रालय। ओके, सो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स रेगुलेट्स दिस। सो यहाँ जब हम बोलते हैं CG दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है, ये क्लियरली इस एक्ट में लिखा है। सो अब ये जो रजिस्ट्रेशन है ना, ये CG के पास करना है। ओनली इफ दे अलाउ यू कैन रिसीव फॉरेन कंट्रीब्यूशन या हॉस्पिटैलिटी। अच्छा ठीक है, रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या? सो दिस या तो सर्टिफिकेट ले लो, ये एक सर्टिफिकेट 5 years तक वैलिड होता है, या फिर प्रायर परमिशन ले लो, ये 1 time होता है। लाइक इफ आई एम अ पर्सन हु इज नॉर्मली रिसीविंग फॉरेन कंट्रीब्यूशन, रोज का अपना, आई कैन टेक दिस सर्टिफिकेट। एक सर्टिफिकेट 5 साल वैलिड, फिर रिन्यू एंड दिस गोज ऑन। या फिर आई कैन गो फॉर 1 time अप्रूवल। मेरे को एक ही बार आ रहा है, रोज कोई नहीं दे रहा मेरे को वहाँ से कुछ। सो इफ यू अंडरस्टैंड, हॉस्पिटैलिटी जनरली प्रायर परमिशन ही होगी ना, रोज हॉस्पिटैलिटी कौन दे रहा भाई तुम्हें? ओके, सो इफ यू अंडरस्टैंड, जनरली हॉस्पिटैलिटी इज प्रायर परमिशन एंड वरना जो रोज कर रहे हैं वो लेते हैं सर्टिफिकेट। ओके, अब ये जो रजिस्ट्रेशन वाले सेक्शंस है ना, दिल टॉक अबाउट ये सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कैसे करना है, वैलिडिटी 5 years है, रिन्यू कैसे कराते हैं। दिस सर्टिफिकेट वंस गिवन बाय CG कैन ऑल्सो बी सस्पेंडेड, इट कैन ऑल्सो बी कैंसल्ड। हेलो, यू कैन अगेन गेट इट रीइंस्टेटेड। तो ये सब चीज़ें ना इस 11 to 16 के अंदर है। लाइसेंस से रिलेटेड चीज़ें, सर्टिफिकेट से रिलेटेड, रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड। ओके, नेक्स्ट, अब यहाँ से जो है ना, दिस नेक्स्ट वन इज अकाउंट्स एंड इंटीमेशन। अकाउंट्स इंटीमेशन, डिस्पोजल ऑफ एसेट्स। ठीक है, नॉर्मल चीज़ें हैं। अकाउंट्स इंटीमेशन, ऑडिट, खाली एक ऑडिट बड़ा अलग चीज़ है इसमें। ठीक है, क्योंकि द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस, इसको बोलते ऑडिट हैं बट ये है ऑडिट नहीं। ऑडिट तो हम करते हैं ना, CA चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस। ठीक है, ये ऑडिट नहीं है। जब तुम इसे पढ़ोगे तुम्हें समझ में आएगा इसका नाम ऑडिट है बट ये है इन्वेस्टिगेशन। तो मतलब अगर वो तुमसे पूछ लें हु कैन डू ऑडिट अंडर FCRA, योर आंसर शुड नॉट बी कुछ आता नहीं है बट ठीक है ना, ऑडिट कौन करेगा? CA+COP ना, COP सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। तो छाप के नहीं आना ना, बिकॉज यहाँ ऑडिट इसको बोलते हैं, वो है इन्वेस्टिगेशन। ओके, तो यहाँ कोई और करता है उसको, हम नहीं करते। ठीक है, नेक्स्ट, अब है इंस्पेक्शन, सर्च एंड सीजर, द थिंग विच इज सिमिलर टू ऑल द अदर एक्ट्स। ओके, नेक्स्ट, एडजुडिकेशन, ये इंपॉर्टेंट है इफ यू सी दिस। देखो, फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन और फॉरेन हॉस्पिटैलिटी रिसीव करने के रेगुलेशंस हैं यहाँ पे, हु कैन रिसीव, हु कैन नॉट रिसीव, वगैरह वगैरह, हाउ टू रिसीव, टेक अ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देन रिसीव। ठीक है ना, व्हाट आई एम टेलिंग यू इज देयर आर सम पीपल जो कि ना इसको रिसीव करते टाइम, इस फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन को रिसीव करते टाइम ये सारे रूल्स नहीं मानते। तो अब द क्वेश्चन इज उनका क्या करें? उनका होगा एडजुडिकेशन। तो मैंने कहा अच्छा एडजुडिकेशन में क्या होगा? बोले सबसे पहले ना एडजुडिकेशन में होता है कॉन्फिस्केशन। ऐसे मतलब इंसान को पकड़ लेते हो, बोले नहीं 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 नहीं, वो जो फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन आपके हाथ में आया है ना इलीगली, पहले हम उसको कॉन्फिस्केट कर लेते, बाकी बातें बाद में होंगी, कल को तुमने किसी और को दे दिया तो कहाँ हम लड़ते बैठेंगे आपसे। इसलिए तो दिस साइड की फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन सबसे पहले कॉन्फिस्केट हो जाएगा। इट्स लाइक ओके, उसके बाद होएगा आपका प्रोसिक्यूशन। ऐसे अच्छा प्रोसिक्यूशन भी होगा? बोले हाँ प्रोसिक्यूशन होएगा तो आपकी ऑफेंसेस पेनल्टीज आएंगी, प्रोसिक्यूशन के खिलाफ आप अपील कर पाओगे, और यहाँ अपील का फ्लो चार्ट नहीं बनेगा, यहाँ एकदम अलग टाइप की अपील्स हैं। ठीक है,
And finally, these are miscellaneous. Okay, if you've understood the crux, we can go ahead and study the chapter. Okay, so now moving ahead, we are talking about chapter 1. हम सारे पढ़ेंगे. We're going to study everything. ठीक है. This miscellaneous also, by the name we'll understand those. सबसे पहले applicability, it applies to whole of India. It applies to citizens of India outside India and associate branches, subsidiaries outside India of Indian companies. If you understand, FEMA की भी applicability ऐसी है. ठीक है. Next, important definitions. Obviously, कुछ definitions important हैं guys, but कुछ नहीं भी हैं. Okay, so just in case आपको ऐसा लगे कि important मतलब कितना important, तो I'll just tell you. Some are going to be very important and some are going to be like okay, which you can manage. ठीक है. सबसे पहला फॉरेन कंपनी क्या होता है? फॉरेन कंपनी का डेफिनेशन इफ यूल सी, फॉरेन कंपनी ऑब्वियसली विच इज़ इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट. कंपनीज एक्ट की फॉरेन कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अपने एक्ट में होती है वो, और यहाँ के प्लेस ऑफ बिजनेस खोलती है. यू हैव स्टडीड दैट इन फॉरेन कंपनीज, अदरवाइज यू विल स्टडी इट सून. नेक्स्ट, सब्सिडरी ऑफ अ फॉरेन कंपनी इज ऑल्सो फॉरेन कंपनी. रजिस्टर्ड ऑफिस और प्रिंसिपल प्लेस, जिसका रजिस्टर्ड ऑफिस और प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ अ फॉरेन कंपनी रेफर टू इन क्लॉज 1, उसको भी फॉरेन कंपनी मानेंगे. एंड मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, इफ़ यू लाइक मैम कुछ भी क्यों पढ़ रहे हैं हम, उसके और रजिस्टर्ड ऑफिस को कंपनी क्यों मानेंगे? यहाँ वी आर टॉकिंग अबाउट फॉरेन सोर्स से पैसा आने वाला है. फॉरेन सोर्स की डेफिनेशन में एक है फॉरेन कंपनी, तो अल्टीमेटली उससे पैसा आ रहा है, तो हो सकता है सिर्फ हेड ऑफिस से पैसा आ रहा हो, तो व्हील से भाई वो भी तो है, तो फॉरेन कंपनी ना. ठीक है. सो नेक्स्ट इज फॉरेन कंपनी. ये सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है. Like there's nothing as important as this particular definition. इसलिए please put in efforts and try understanding it well. ठीक है. So foreign contribution over here. Definition of foreign contribution. So foreign contribution means donation, delivery और transfer. तुम्हें याद है वो 3 चीज़ें मैंने आपको बताई थी? करेंसी, आर्टिकल, सिक्योरिटी. ठीक है. यहाँ पे वो ये पहले आर्टिकल है, फिर करेंसी, फिर सिक्योरिटी है. थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज है. द ओनली रीजन ऑफ कीपिंग योर बुक्स ओपन फॉर नाउ इज़ ये जो है आपकी बुक का कंटेंट रखा है सो दैट वो टेक्निकल लैंग्वेज आप समझ जाओ. बिकॉज ICAI ने अगर MCQ में भी पूछा ना, आपने सिंपल लैंग्वेज में पढ़ा है, बट MCQ के चारों टेक्निकल लैंग्वेजेस हैं, तो टू आइडेंटिफाई इट ऑल्सो यू नीड टू नो इट. ओके. सो द इंटेंशन इज़ नॉट दैट कि भगा दो और लैंग्वेज बाद में पढ़ लेना, हम सब साथ में कर. ओके. सो donation, delivery and transfer by foreign source of any article not being, and I'm just reading the whole thing, then I'll mark it later, not being an article given to a person as a gift for his personal use, if the market value in India of such article on the date of such gift is not more than such sum as may be specified from time to time by central government by rules made in this behalf, which they have specified as 25,000. मतलब इफ़ एनी आर्टिकल यू रिसीव्ड दैट इज़ गोइंग टू बी फॉरेन कंट्रीब्यूशन. पहले ये बैठा दो दिमाग में. लेकिन अगर आपको वो एज अ पर्सनल गिफ्ट मिला है, इट इज़ गिवन टू यू फॉर पर्सनल यूज़, तो फिर वो नहीं है फॉरेन कंट्रीब्यूशन. लेकिन अगर उस पर्सनल यूज़ की गिफ्ट का वैल्यू 25,000 से ऊपर गया, तो वो वापस फॉरेन कंट्रीब्यूशन हो जाएगा. आर यू गेटिंग इट? सो फॉरेन कंट्रीब्यूशन नॉट बीइंग गिफ्ट फॉर पर्सनल यूज़ इफ मार्केट वैल्यू ऑन the date of gift is not more than 25,000. So if you understand, if I had to sum this up, I can simply sum it up as like this, saying, see, article है जो आपको foreign source से आया है. Okay, there is an article which has come to you by foreign source. We'll first of all check, is it for personal use or is it otherwise? If it is otherwise, then it is said to be foreign contribution. Okay, but if it is for personal use, then we'll check the price, the value of it. If the value is less than 25,000, well, if you see it is not more than such sum as may be prescribed, currently it is 25,000, so it should not be more than 25,000. So if it is less than or equal to 25,000, then it is not foreign contribution. But if it is more than 25,000, then it will be foreign contribution. Make sense? ठीक है. So now this is the first thing. Foreign contribution is article received from any foreign source, any article. Second thing was any currency, whether Indian or foreign, या फिर any security as defined under SECRA. अगर foreign source से इन तीनों चीज़ों में से किसी का भी
डोनेशन, डिलीवरी या ट्रांसफ़र आया, डोनेशन, डिलीवरी, ट्रांसफ़र, अगर ऐसा आया तो विल कंसिडर इट एज फॉरेन कंट्रीब्यूशन. ठीक है. अब इसी को रिसीव करने के आगे सारे रूल्स हैं. तो ये बेसिक नहीं पता कि क्या रिसीव करना है, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट. इसलिए व्हेन यू लिसनिंग केयरफुली. ओके, मूविंग अहेड. डोनेशन, डिलीवरी और ट्रांसफर, अब ये ना उसी के स्पेशल पॉइंट्स हैं. एक इसके ना 3 पॉइंट्स है स्पेसिफिक. कैन यू सी दोस 3 एस्ट्रिक्स? ठीक है, एक एस्ट्रिक, सो दे आर 3. ठीक है. सो ये जो 3 एस्ट्रिक आपको दिख रहे हैं, फर्स्ट वन, सेकेंड वन, थर्ड वन. ओके, ये 3 एस्ट्रिक है ना, ये तीनों इंपॉर्टेंट उस डेफिनेशन का ही पार्ट है. सबसे पहला वाला बोलता है इफ़ आई रिसीव फॉरेन कंट्री, मतलब मेरे को फॉरेन सोर्स से डोनेशन, डिलीवरी, ट्रांसफर आया, किसका? आर्टिकल, करेंसी या सिक्योरिटीज़ का. ठीक है. तो इट इज़ सेट टू बी फॉरेन कंट्रीब्यूशन. बट मैं क्या बोल रही हूँ, आई रिसीव्ड इट तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन, बाद में मैंने किसी को ट्रांसफ़र किया तो सो उसके लिए उन्होंने फर्स्ट एस्ट्रिक में बोला है इवन इफ यू रिसीव इट वाया नॉट डायरेक्टली through one or more sources in between, still it will be considered as foreign contribution only, क्योंकि it was initiated from a foreign source. Foreign source ने A को दिया, A ने B को दिया, तो you are saying A तेरे लिए तो foreign contribution है क्योंकि foreign source से आया, B तेरे लिए नहीं है क्योंकि Indian source से आया. Foreign contribution ही रहेगा, what they have said here, the first one. So any donation, delivery, transfer, article, currency, foreign security received from any foreign source directly or through one or more persons shall also be deemed फॉरेन कंट्रीब्यूशन. मेक सेंस? ठीक है. नेक्स्ट, अब सेकेंड इज फॉरेन कंट्रीब्यूशन. अगर आपके पास आया एंड देन यू इन्वेस्टेड समवेयर, उस पर आई हुई इनकम भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन मानी जाएगी, बिकॉज फॉरेन कंट्रीब्यूशन को हम कैपिटलाइज इसलिए कराना चाहते थे सो दैट वी कैन मेक कंट्रीब्यूशन से कंट्रीब्यूशन. ठीक है. तो उसको भी विल कंसिडर एज फॉरेन कंट्रीब्यूशन. ठीक है. सो द इंटरेस्ट अक्रूड ऑन फॉरेन कंट्रीब्यूशन डिपॉजिट इन बैंक शैल ऑल्सो बी डीम्ड टू बी फॉरेन कंट्रीब्यूशन. तो इसको भी रिसीव करने के वही रूल्स हैं कि रजिस्ट्रेशन कराओगे तो ही रिसीव करोगे, जैसे फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव करने के लिए चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट, तीसरा वाला है जो आपके नॉर्मल ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में आपने जो फीस वगैरह रिसीव की है उसके लिए हम उसे फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं मानते. ठीक है. एनी अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम फॉरेन सोर्स बाय वे ऑफ फीस इंक्लूडिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन or towards cost in lieu of goods and services rendered in the ordinary course of his business trade commerce whether within India or any contribution received from an agent foreign source towards his fees shall be excluded from foreign contribution. So if you understand, ये foreign contribution नहीं है. ordinary course में ले रहे हो फीस या आपने कुछ गुड्स दिए थे, सर्विस दी थी, उसके बदले पैसे ले रहे हो, दिस इज नॉट फॉरेन कंट्रीब्यूशन. फॉरेन कंट्रीब्यूशन जब कोई आपको ऐसे पैसे दे जा रहा है, तुमने कमाए इज़ डिफरेंट, तुमको कोई दे रहा है इज़ डिफरेंट. इज दिस ओके? सो दैट्स द रीज़न वी कॉल इट डोनेशन, डिलीवरी और ट्रांसफ़र. ओके. सो नेक्स्ट, फॉरेन हॉस्पिटैलिटी. दिस इज द सेकेंड थिंग. फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक चीज़ है और एक फॉरेन हॉस्पिटैलिटी है. सो वी आर करेंटली टॉकिंग अबाउट फॉरेन हॉस्पिटैलिटी. फॉरेन हॉस्पिटैलिटी मीन्स एनी ऑफर नॉट बीइंग अ प्योरली कैजुअल वन. गाइस, इस पूरे डेफिनेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन है ये. इफ यू कैन सी द ब्लिंकिंग थिंग, सो ये सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन है. सो इट इज़ एनी ऑफर नॉट बीइंग अ प्योरली कैजुअल वन मेड इन कैश और काइंड by any foreign source for providing a person with the cost of travel to any foreign country or territory or with free boarding, lodging, transport or medical treatment. मतलब ये क्या है अभी? देखो, कोई हमें वही अतिथि देवो भव, द हॉस्पिटैलिटी प्रोवाइडेड बाय समबडी. सी, इफ़ योर रिलेटिव कॉल्स यू कि आ जाओ रहना हमारे पास, आई प्रोवाइड यू विद द वीज़ा एंड एवरीथिंग, दैट्स नॉट फॉरेन हॉस्पिटैलिटी. जस्ट थिंक अबाउट दिस ना यार. इफ़ माई ब्रदर स्टेज अब्रॉड एंड ही कॉल्स मी आ जा कभी घूमने, उसके लिए तुम्हें लग रहा है मैं होम मिनिस्ट्री से अप्रूवल लेने जाऊँगी? बिकॉज हॉस्पिटैलिटी में तो अप्रूवल लेना पड़ता है ना, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है. बट आई डोंट डू दैट. वाई? बिकॉज इट हैज़ टू बी अ फॉर्मल इन्विटेशन, जो आपको और मेरे को आते ही नहीं है. फॉर्मल इन्विटेशन किसको आता है? ये मिनिस्ट्री के लोगों को, डेलीगेशन को, अपने प्राइम मिनिस्टर को, इन लोगों को आते हैं फॉरेन डेलीगेशंस. ओके, इनको आते हैं फॉर्मल इन्विटेशन, हमें आते हैं कैजुअल. कैजुअल डज नॉट मीन सीरियस नहीं है वो, ऑब्वियसली वो सीरियस है, बट कैजुअल में इट्स नॉट अ फॉर्मल सीन. ओके. सो इट हैज़ टू बी अ फॉर्मल इन्विटेशन, जिसका आपको प्रॉपर इन्विटेशन लेटर आना चाहिए होस्ट कंट्री से, जिसको आपको एप्लीकेशन दोगे ना रजिस्ट्रेशन के लिए, प्रायर अप्रूवल के साथ अटैच करना पड़ता है.
उसके बिना नहीं मिलता अप्रूवल. सो इफ इट इज़ अ कैजुअल वन तो वो FCRA में आ ही नहीं रहा, तुम बिंदास घूम के. इज दिस ओके? सबसे इंपॉर्टेंट इज नॉट बीइंग अ प्योरली कैजुअल वन. ना मूविंग अहेड. अब आते हैं हम वहाँ पे आ गए. ये देखो थर्ड चैप्टर, रेगुलेशन ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन. प्रिलिमिनरी हो गया, डेफिनेशंस हो गए, अब आ गए हम रेगुलेशन पे. रेगुलेशन इज रेगुलेशन ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन एंड फॉरेन हॉस्पिटैलिटी. ठीक है, सो लेट्स गो अहेड एंड अंडरस्टैंड दिस. सबसे पहला, दे हैव प्रोहिबिटेड सर्टेन पीपल फ्रॉम रिसीविंग फॉरेन कंट्रीब्यूशन. सबसे पहली चीज़, उन्हें कुछ लोगों ने मना कर दिया, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लिस्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लिस्ट है. तो इनका फॉलोइंग पर्सन आर प्रोहिबिटेड टू एक्सेप्ट. इसमें मैं तुम्हें जैसे बोला था, पॉलिटिकल पार्टी नहीं, पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड लोग नहीं, गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं, कोर्ट के जज नहीं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर नहीं, बल्कि if you know even newspaper, if you're an article, if you're writing an article, you're a columnist, cartoonist etc. of a newspaper, okay, or for other media like TV media etc. तो आपको भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं मिल सकता. ये लगा अरे भाई हमने क्या बिगाड़ा है. I don't know if you know this, there are very less newspapers which are unbiased. There are very less newspapers which are unbiased. ठीक है, unbiased newspaper बहुत कम है. हर कोई biased है, क्योंकि हर न्यूज़पेपर या हर मीडिया का एक ओनर होता है. उस ओनर के अपने प्रेफरेंसेस या अपने बायसनेस होता है टुवर्ड्स सम पर्टिकुलर पार्टी, जिसकी वजह से दे आर वेरी मच टॉकिंग ओनली अबाउट गुड अबाउट वन एंड बैड अबाउट अदर, विच यू कैन सी इन टुडेज मीडिया ऑल्सो. देयर आर वेरी लेस विच आर अनबायस्ड. ओके, अनबायस्ड लोगों की कमी है. तो अब क्या होगा, तुम मीडिया वालों को दोगे, मीडिया वाले जिसको सपोर्ट करते हैं उस पॉलिटिकल पार्टी पे खर्च देंगे, तो घूम फिर के तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन बर्बाद ही हुआ ना, विच दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट वी डोंट वांट. ठीक है, सो अब किस किस को नहीं मिल सकता. कैंडिडेट फॉर इलेक्शन, करस्पॉन्डेंट, कॉलमनिस्ट, कार्टूनिस्ट, एडिटर, प्रिंटर, पब्लिशर ऑफ अ रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर, जज, गवर्नमेंट सर्वेंट और एम्प्लॉई ऑफ एनी कॉर्पोरेशन ओन्ड और कंट्रोल बाय गवर्नमेंट. इफ यू अंडरस्टैंड, गवर्नमेंट पे कंट्रोल लेता है कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी, फिर पॉलिटिकल पार्टी का ऑटोमेटिक रिलेशन हो जाता है. मेंबर ऑफ एनी लेजिस्लेचर, पॉलिटिकल पार्टी और ऑफिस बेरर, organization of political nature, association engaged in production, broadcast of audio or visual news. So that is ऊपर newspaper हो गया, and this is audio visual news, and correspondent, cartoonist, columnist of G point. G point was this. If you put this into ABCD, this is G. Is this okay? So that is how they said कि इन सबको नहीं मिल सकते. प्लीज़ ये लिस्ट याद रखना. Okay, next. Further, following other persons are also prohibited. यहाँ से ना बहुत टेक्निकल हो जाएगा. एक सिंपल क्रक्स में मैं आपको बोलूँ तो फंडा है, तुम्हें पता है, ये याद रखना है. ये जो लिस्ट है ना, लेट्स कॉल इट 1, क्योंकि इसका नंबर 1 है, तो हम इसको हर बार 1 वाले लोग बोलेंगे. ठीक है, 1 वाले लोगों को फॉरेन कंट्रीब्यूशन मिल सकता है क्या? नहीं. सो 1 वाले लोगों को डायरेक्ट भी नहीं मिल सकता, इनडायरेक्ट भी नहीं मिल सकता, बिकॉज फॉरेन कंट्रीब्यूशन की डेफिनेशन में लिखा है इनडायरेक्ट भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन है. हमने कहा ठीक है. अब सो ऐसे ठीक है, ए को नहीं मिल सकता. लेट्स से ए फॉल्स अंडर 1 का लिस्ट, इसको नहीं मिल सकता. मैं उस लिस्ट में नहीं हूँ, मेरे को मिल सकता है. यू सेड हाँ मिल सकता है. तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो तेरे बिहाफ पे मैं ले लूँगी, तो परेशान मत हो. घूम फिर के वहीं आ गई. तो मैंने कहा सुनो, ऐसा कोई भी इंसान नहीं लेगा हु माइट ट्रांसफर इट टू दोज पीपल जिनके नाम उस लिस्ट में. यू विल नॉट टेक ऑन देयर बिहाफ, यू विल नॉट गिव इट टू देम. यू एंड इफ समबडी इज गिविंग टू यू, द पर्सन ऑल्सो हैज टू इंश्योर कि तुम ऐसे इंसान को मत दो जो उसको दे सकते हैं. इन शॉर्ट, आगे जितनी भी लाइन्स है ना, दिल से डायरेक्ट इनडायरेक्ट घुमा के फिरा के कैसे भी इनको नहीं देना. ओके, बिकॉज यू नो गाइस, लॉ ना वर्ड स्पेसिफिक होता है. अगर ज़्यादा कवर अप नहीं करेंगे ना तो बंदा लूप होल ढूंढेगा, तो हम उसे कवर करने जाते हैं हर तरफ से, जिसके चक्कर में लॉ बहुत बड़ा बन जाता है. दिस इज एक्जैक्टली व्हाट वी आर गोइंग टू डू नाउ. फॉलोइंग अदर पर्सन्स आर ऑल्सो प्रोहिबिटेड. पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया एंड सिटीजन ऑफ इंडिया रेसिडेंट आउटसाइड, ठीक है, इज रेस्ट्रिक्टेड. ही शैल नॉट एक्सेप्ट ऑन बिहाफ ऑफ एनी पर्सन रेफर टू इन 1. कूल. नेक्स्ट, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, सिटीजन आउटसाइड इंडिया को बाद में देखेंगे. शैल नॉट डिलीवर एनी करेंसी whether Indian or foreign, accepted from any foreign source to any person if he knows that such person intends to deliver to any person referred to in subsection 1. आप उनके बेहाफ पे खुद नहीं लोगे, आप किसी ऐसे इंसान को नहीं दोगे जो तुम्हें लगता है उसको दे सकता है किसी भी तरीके से. ठीक है, नेक्स्ट, सिटीजन ऑफ इंडिया विच इज आउटसाइड इंडिया. ओके, इफ यू अंडरस्टैंड, तो खुद ही फॉरेन सोर्स बन चुका है. शैल नॉट डिलीवर एनी करेंसी which has been accepted from any foreign source to any person referred to in subsection 1 or to any other person if he knows that वो इंसान will deliver it to that person. As I told you, तो मुझे लगा सब सेम दिखाएगा, इन सब में फ़र्क है. जैसे ये वाला was person resident in India and outside India, ये किसी के behalf पे एक्सेप्ट नहीं करेंगे,
एंड बी या और जो नेक्स्ट थे उसमें वो किसी को देंगे नहीं वाला सीन था. इज दिस ओके? नेक्स्ट, person receiving any currency, whether Indian or foreign, from a foreign source on behalf of any person shall not deliver such currency. अब हुआ क्या है, मैंने ना फॉरेन सोर्स से मैंने पैसे लिए, मेरे को अलाउड है, बट मैंने मेरे लिए नहीं लिया, मैंने किसी के बिहाफ पे लिया और उस इंसान को भी अलाउड है. ठीक है. सो नाउ what am I supposed to do with this money? If you've not understood, I'm again saying I received on behalf of X. X does not fall under one wala law. I also don't fall under one wali public. Okay? Can I receive? I have proper registration. So I can receive. ठीक है. What should I do with this money? I received on his behalf. I should give it to him. So they've said पहले तो I will give it only to him. Secondly, if I am giving to any third person, I'll ensure I'm giving only to such a person who will give it to him. Okay, क्योंकि जिम्मेदारी मेरी है. So any person receiving any currency, whether Indian or foreign, from a foreign source on behalf of any person shall not deliver to any person other than the person for which it was received, or to any other person if he knows or has reasonable cause to believe that such other person intends to deliver it to a person other than the person for which it was received. पॉलिटिकल पार्टी वाले लोग तो हो गए. अब नॉर्मली मैंने किसी के बिहाफ पे रिसीव किया तो आई शुड गिव इट टू देम. अगर किसी थर्ड पार्टी को मैं दे भी रही हूँ तो दैट शुड बी जस्ट टू गेट इट डिलीवर्ड टू दैट पर्सन. ओके. नेक्स्ट, पर्सन टू हुम सेक्शन 3, दैट इज ऊपर वाला पॉइंट नंबर 1 शैल नॉट अप्लाई. वो जो लिस्ट थी ना, लिस्ट कि कौन कौन नहीं रिसीव कर सकता है, उसमें ना, इफ यू अंडरस्टैंड, तुमने बोला था पॉलिटिकल पार्टी नहीं रिसीव कर सकती. आई गेट इट, पॉलिटिकल पार्टी नहीं रिसीव कर सकती, मेरे को समझ में आता है वो चीज़. ठीक है. तुमने ये भी बोला था कि अगर मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर है तो रिसीव नहीं करेगा, वो लिस्ट में था. ठीक है. कार्टूनिस्ट, कॉलमनिस्ट वगैरह है तो नहीं करेगा. ओके. ना आई हैव अ क्वेश्चन. मैं ना एक न्यूज़पेपर में कार्टूनिस्ट हूँ, ठीक है, या कॉलमनिस्ट हूँ, तो आई एम नॉट सपोज टू रिसीव फॉरेन सोर्स से कोई भी आर्टिकल, करेंसी या सिक्योरिटी. ओके. माई सन स्टेज अब्रॉड and he sends me money. Obviously, whatever he earns, he sends me, right? I cannot receive that money. And if you think, मैम रजिस्ट्रेशन, एक सेकेंड, वो लिस्ट में ये लिखा था ये लोगों को रजिस्ट्रेशन भी नहीं मिलता है, ये लोग नहीं रिसीव कर सकते, प्रोहिबिशन है, प्रोहिबिशन. तो आई यू ट्राइंग टू से कि जस्ट बिकॉज मैं यहाँ पे न्यूज़पेपर में कार्टूनिस्ट, कॉलमनिस्ट हूँ, आई कैन नॉट रिसीव माई ओन सन सैलरी? डज दैट वर्क? कुछ तो गड़बड़ है ना. सो उन्होंने ना ये वाली लिस्ट बनाई, पर्सन टू होम सेक्शन 3 शैल नॉट अप्लाई. इन केसेस में आप रिसीव कर सकते हो, इवन इफ यू कार्टूनिस्ट, कॉलमनिस्ट, कुछ भी आप रिसीव कर सकते हो, जिसमें से एक है रिलेटिव. सो इफ यू रिसीविंग फ्रॉम ए रिलेटिव इट इज अलाउड. ठीक है. मैंने मेहनत की थी वहाँ, मैं ना पहले वहाँ रहती थी अब्रॉड, वहाँ मैंने बहुत मेहनत की थी, मेरी सैलरी पेंडिंग थी, मैंने वो जॉब छोड़ दिया, मैं इंडिया में आके मैंने वापस यहाँ पे कॉलमनिस्ट, कार्टूनिस्ट का काम ज्वाइन कर लिया, मेरी वहाँ की सैलरी पेंडिंग है. अब जब वो आएगी, फ्रेंड्स एंड फॉरेन सोर्स से आ रही है, ठीक है, और वो करेंसी होगी, बट इफ़ यू अंडरस्टैंड यार, वो और वो पेंडिंग है आज की डेट की, मतलब आज आई एम नॉट एन एम्प्लॉय देयर. सो यार अब मैं क्या करूँ? तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, तेरा कुछ बचा हुआ पैसा है वो आएगा तो चलेगा. ठीक है. सो वो उन्होंने लिस्ट बनाई. नथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन इन द सेक्शन 3 शैल अप्लाई टू एक्सेप्टेंस बाय एनी पर्सन specified in that section of any foreign contribution where it is accepted by him by way of salary, wage or other remuneration due to him in ordinary course of business transacted in India by such foreign source, या फिर by way of payment in course of international trade in the ordinary course transacted by him outside India. ओके. ये तो उसके हक के पैसे हैं. एज एन एजेंट ऑफ फॉरेन सोर्स, किसी फॉरेन सोर्स का एजेंट था और कोई ट्रांजैक्शन हुआ था सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के साथ, उसमें वो एजेंट बना था, उसके लिए उन्होंने उसको पैसे दिए, तो वो कोई भी हो, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, ये हो, वो हो, इट डज नॉट मैटर, उसको पैसे मिलेंगे. मेक सेंस? नेक्स्ट, बाय वे ऑफ गिफ्ट और प्रेजेंटेशन मेड टू हिम एज अ मेंबर ऑफ एनी इंडियन डेलीगेशन. यू नो व्हेन यू गो अब्रॉड एज अ मेंबर ऑफ इंडियन डेलीगेशन, तो वो तुम्हें एक मोमेंटो देते हैं, उसको तुम क्या कर ले जाते हो? नहीं, दैट इज सपोज टू बी गेट, लाइक इट डिपेंड्स तुम्हें किस रूल्स के हिसाब से आपने एक्सेप्ट किया. लाइक फॉर एग्जाम्पल व्हेन इंडियन टीम गोज अब्रॉड, लेट्स से दे विन द वर्ल्ड कप, जब वो वर्ल्ड कप जीत के वो ट्रॉफी लाते हैं तो उसको कौन सा कैप्टन घर ले जा रहा है? नोबडी. अच्छा वैसा है कि 12 प्लेयर एक महीने घर पे रखेंगे, गली क्रिकेट नहीं हो रहा है. दैट ट्रॉफी इज केप्ट नॉट विद द इंडिविजुअल प्लेयर्स, इट इज केप्ट विद इंडियन ट्रॉफी है. लेकिन हाँ, वो जो हर प्लेयर को मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी मिल रही है वो अपने घर ले जा रहा है. सो इट्स लाइक यू आर अलाउड टू रिसीव इट इफ यू आर एक्सेप्टिंग विद सब्जेक्ट टू कंडीशंस.
Okay, so by way of gift presentation made to him as a member of an Indian delegation, provided it was accepted in accordance with the rules. ठीक है. Next, from his relative, जितना चाहे बेचारा accept तो करेगा ना. By way of remittance received in ordinary course through official channel. Official channel मतलब post office हुआ, authorized person हुआ, किसी official channel से आया ना, तो if you understand, convert होके मिलेगा. Foreign currency already हम रोक लेंगे, तो आपको ऐसे भी INR मिलेगा. Is this okay? Next, by way of any scholarship, stipend or payment of any like nature. मतलब ऐसा ये क्या बात हो गई यार, गवर्नमेंट जॉब मिल गई मेरे को तो मैं स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकती इंडिया के बाहर. आई कैन, राइट. तो कहा ये सब चीज़ें अलाउड है, उसकी कोई चिंता नहीं. ठीक है. सो प्रोवाइडेड इन केस एनी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड बाय द पर्सन स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 3 वाले लोगों को अलाउड नहीं है, सिर्फ इस केस में अलाउड है. इस केस को छोड़ के किसी और केस के लिए अगर आपने रिसीव किया तो देन इट इज़ कॉन्ट्रवेंशन, और कॉन्ट्रवेंशन होगा तो आपके साथ पूरा एडजुडिकेशन होगा. एडजुडिकेशन में आई एम टेलिंग यू वेल इन एडवांस, वो बाद में आएगा कि सबसे पहले कॉन्फिस्केशन होगा, फिर आपके ऊपर केस चलेगा, फिर डिसाइड होगा आपका क्या करना है. बट अगर तुमने इसके कॉन्ट्रवेंशन रिसीव किया तो उसको इलीगल मानेंगे. ठीक है. सो इन केस फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव्ड बाय एनी पर्सन स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 3 फॉर एनी पर्पज अदर देन दोज स्पेसिफाइड, जो लिस्ट थी, सच कॉन्ट्रवेंशन डीम्ड टू हैव बीन एक्सेप्टेड इन कॉन्ट्रवेंशन. Such contribution deemed to have been accepted in contravention. Okay. Next, restriction on acceptance of foreign hospitality. अब if you understand, foreign hospitality का definition याद है क्या आपको? Foreign hospitality का definition यार है, invitation not being a purely casual one. ठीक है, मतलब formal invitation. अब मेरी बात ध्यान से सुनना गाइस. हॉस्पिटल देखो, कॉन्ट्रीब्यूशन में क्या था, कॉन्ट्रीब्यूशन किसी को भी आ सकता है, तो हमने बोला था भाई कॉन्ट्रीब्यूशन तो किसी को भी आ सकता है, तो एक काम करते हैं, ये लोग नहीं रिसीव करेंगे, बाकी दुनिया रिसीव करेंगे. बट हॉस्पिटैलिटी अगर तुम समझो तो इट इज़ अ फॉर्मल इन्विटेशन, वो हर किसी को आता ही नहीं है. फॉर्मल इन्विटेशन कितनों को आता है? बहुत कम लोगों को आता है, बल्कि उन्हीं को आता है जिनको हमने कॉन्ट्रीब्यूशन लेने से मना किया है. मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर को आता है, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को आता है, मिनिस्टर्स को आता है. सो इफ यू अंडरस्टैंड, वो लोग जिनको हमने वहाँ पे बोला था तुम फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन मत लेना, ऑनेस्टली हॉस्पिटैलिटी के डेफिनेशन में जो इन्विटेशन है वो इन्हीं को आता है. अब अगर तुम बोलोगे तुमने हॉस्पिटैलिटी मत लेना तो इसमें रूल्स में लिखोगे क्या? सो दिस नहीं, फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन अलग था, उसमें हमने बोला इन लोगों को नहीं रिसीव करना. हॉस्पिटैलिटी में हमने बोला ये 5 लोग अगर रिसीव करेंगे तो अप्रूवल चाहिए, क्योंकि मिलता है इन 5 को. सो वहाँ देयर वाज लाइक नेगेटिव लिस्ट, हियर देयर इज अ पॉजिटिव लिस्ट. यहाँ ये अप्लाई उन 5 लोगों को होता है. इज दिस ओके? सो फॉलोइंग कैटेगरीज require prior approval from Ministry of Home Affairs before accepting foreign hospitality. कौन है वो लोग? Member of Legislature, office bearers of political party, judges, government servant and employee of any corporation controlled by government. तो अगर तुम नोटिस करो ये 5 वहाँ पे मना थे, इनको फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं मिल सकता, बट हॉस्पिटैलिटी लोग रिसीव कर सकते प्रायर अप्रूवल लेके. ओके. नेक्स्ट, एक्सेप्शन. अब ये सुन लो, नॉर्मली अगर आपको हॉस्पिटैलिटी रिसीव करनी है तो आपको जब इनवाइट आता है वहाँ से, सो देन यू हैव टू अप्लाई टू मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड गेट इट अप्रूव्ड बाय देम. वंस दे अप्रूव ओनली देन योर ऑनवर्ड जर्नी कैन स्टार्ट. It's not that you have already booked, like you've taken a flight and then the approval is still pending. No, prior approval means still you're not approved, you're not moving. ठीक है. So the approval is to be taken before the onward journey. ठीक है. लेकिन मैं क्या बोल रही हूँ, there is an exception to this also. An exception does not mean इस केस में prior approval नहीं लिया तो चलेगा. जब तुम सुनोगे तुम्हें समझ में आएगा इस केस में prior approval ले ही नहीं सकते. ठीक है, सब चीज़ें हो चुकी हैं. Example, for example, I am one of these people. Member of legislature, office bearer, political party, judge, government servant, etc. ठीक है. Let's say I am a member of legislature. ठीक है. I have a personal life also. So I was traveling abroad with my family. Okay, it was no invite from any political. कहीं से मेरे को invite नहीं आया था. ठीक है. बढ़िया, मैं अपनी फैमिली के साथ जा रही थी. I had decided I'll not tell anybody who I am, where I am from. I'm not going to use my source वगैरह कुछ नहीं. I just want to enjoy my personal life. शांति जाके रहेंगे वहाँ पे और आ जाएंगे. When I went there, if you understand, ये मेरे को किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं इसके लिए. So I went. I did not take any approval because it's not even required. वहाँ जाने के बाद ना there was a sudden illness contracted. I was already on a visit abroad. वहाँ suddenly illness हुई मुझे. Let's say heart attack आ गया. Okay. अब वहाँ के हॉस्पिटल में एडमिट किया गया. बट वहाँ के हॉस्पिटल्स ना ध्यान ही नहीं दे रहे थे. मतलब किसी को पड़ी नहीं थी, बचाने का तो सोच ही नहीं रहे थे. तो मैंने कहा अरे यार अब तो बताना पड़ेगा हम कौन है. फिर
हमारी फैमिलीज, मैंने कहा मतलब आई एम तो हार्ट अटैक है, माई फैमिली डिसाइडेड लेट्स टेल देम हु वी आर सो दैट दे गिव अस प्रॉपर सर्विस। तो उन्होंने अपनी पूरी सोर्स वोर्स लगाई और वहाँ की मिनिस्ट्री को पता चला कि ओहो वहाँ का मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर यहाँ आके हॉस्पिटल में पड़ा और कोई पूछ नहीं रहा है। तो फिर वहाँ की मिनिस्ट्री ने बोला अरे रुकिए हम आपको संभालेंगे। वो लोग आए, उन्होंने पूरा हॉस्पिटल मैनेजमेंट ठीक करवाया, उन्होंने मेरी उसके बाद जो मेरा पूरा खर्चा था उन्होंने कहा वो सब हम उठाएंगे, आप हमारे हिसाब से रहोगे। अब मुझे मिल रही है हॉस्पिटैलिटी। लेकिन इंडिया में रूल है हॉस्पिटैलिटी रिसीव करने के लिए प्रायर अप्रूवल चाहिए, फिर यहाँ से जाओगे, और मैं तो ऑलरेडी वहीं हूँ। इफ़ यू अंडरस्टैंड, इन दिस प्रेजेंट केस प्रायर अप्रूवल हो ही नहीं सकता ना, बिकॉज दिस इज ऑलरेडी अब्रॉड। सो उन्होंने कहा ये एक एक्सेप्शन है, इस केस में प्रायर अप्रूवल की जरूरत नहीं है। तो हमने कहा वाह, मतलब ऐसे जाने का फिर तो बोले फिर कुछ नहीं, बताना पड़ता है गवर्नमेंट को। लेटर ऑन यू हैव टू इन्फॉर्म गवर्नमेंट कि भाई गवर्नमेंट ऐसे ऐसे ना, मैंने वहाँ पे ऐसे सडन इलनेस हुआ था ऑन अ विजिट अब्रॉड, तो मैंने ना वहाँ पे फॉरेन हॉस्पिटैलिटी लिया है और इतने इतने रुपये का फॉरेन हॉस्पिटैलिटी लिया। बट इनिशियली आपको पता ही नहीं कितना खर्चा हुआ है। तो दे सेड कोई बात नहीं, 1 मंथ में उनको ये इंटीमेट कर दो कि हॉस्पिटैलिटी लिया, एंड 60 डेज में फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ हॉस्पिटैलिटी 60 डेज में टू गिव देम अ फुल डिटेल्ड रिटर्न एज टू कितने रुपये का हॉस्पिटैलिटी लेट, मतलब कितने खर्चा हुआ है उनका हॉस्पिटैलिटी देने में। ओके ना, वन इंपॉर्टेंट थिंग इज, अगर वो जो हॉस्पिटैलिटी आपने रिसीव किया है वो 1 लाख INR 1 लाख रुपीज़ से कम है, ओके, तो किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, मतलब इंटीमेशन दोगे, वो डिटेल देने की ज़रूरत नहीं। इज़ दिस ओके? हेलो। लेकिन हाँ, अगर उन्होंने मैम उन्होंने INR खर्चा ही नहीं किया, उन्होंने तो फॉरेन करेंसी खर्चा किया, तो कन्वर्ट करना पड़ता है उसको। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस। Exception is, it shall not be necessary to obtain such permission for an emergent medical aid needed on account of sudden illness contracted during a visit outside India. हम ऑलरेडी बाहर ही थे और वहाँ बीमार पड़ गए। But where it has been received, person receiving shall give an intimation to central government within 1 month. Intimation 1 month, detailed report 60 days. ठीक है, वो आगे आएगा। About the day from the date of receipt, about the source, manner and in which such hospitality was received. Make sense? As per Rule 7, prescribed manner है ना ये, any person belonging to any category who wishes, मतलब specified category, who wishes to avail foreign hospitality will apply to central government. वो जो prior approval है उसका system है ये, okay? For prior permission, accompanied by invitation. I just told you invite जो आता है ना, वो letter application के साथ भेजना पड़ता है। accompanied by invitation to the of the host country, प्लस अगर आपके जाने का खर्चा इंडिया का कोई एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, कोई मिनिस्ट्री उठा रही है, तो उनका भी अप्रूवल चाहिए कि हाँ भाई खर्चा हम उठाएंगे। सो एंड एडमिनिस्ट्रेटिव क्लियरेंस ऑफ मिनिस्ट्री इन केस विजिट स्पॉन्सर्ड बाय अ मिनिस्ट्री। ठीक है, नेक्स्ट, एप्लीकेशन मस्ट रीच द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी 2 weeks बिफोर द डेट ऑफ ऑनवर्ड जर्नी। आई टोल्ड यू, अप्रूवल के बाद ही उड़ोगे यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट, अब ये है इन केस ऑफ एमरजेंसी मेडिकल एड, तो तुम्हें उनको shall be required to intimate central government within 60 days giving full details. Okay, लेकिन अगर ये 1 लाख से कम है तो डिटेल का जरूरत नहीं है। However, no such intimation if the value is up to 1 lakh rupees और equivalent rate। equivalent इसलिए बोलते हैं क्योंकि कोई और करेंसी है तो equivalent। ठीक है, नेक्स्ट, prohibition to transfer foreign contribution to other person। मैं क्या बोल रही हूँ, ध्यान से सुनना। मेरे पास ना, तो पता फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव करने के लिए आपको ये चाहिए रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो या तो मेरे पास सर्टिफिकेट होना चाहिए या मेरे पास प्रायर अप्रूवल होना चाहिए। ठीक है, ओके, मेरे पास सर्टिफिकेट है, कैन आई रिसीव? यस आई कैन। अब हुआ क्या, मेरे पास ध्यान से सुनना, आई वॉन्ट टू ट्रांसफर टू अनदर पर्सन जिसके पास सर्टिफिकेट नहीं है, तो वो तो नॉट अलाउड है ना, क्योंकि वाया भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन होता है। बट आई सेड भाई वो बंदा डिस्क्वालीफाइड नहीं है, उसके पास खाली सर्टिफिकेट या प्रायर अप्रूवल नहीं है, एंड अगर मैं उससे बोलूँ भी कि जाके ले अप्रूवल, वो नहीं ले रहा है, वो बोलता है मैं वन टाइम, मैं परेशान नहीं हो रहा, तुमको देना पड़ेगा। ऐसा कैसे हो सकता है? आई गिव एन एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, मेरा काम है, मैं कॉन्स्टेंट डील करते रहती हूँ बाहर, कभी यहाँ कहीं, कभी कहीं कुछ ना कुछ करते रहते हैं। जब हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं तो हर जगह से हमारे क्लाइंट बन जाते हैं और हम वहाँ से कमाते हैं। जब हमारा फॉरेन कंट्रीब्यूशन आता है तो हमने लाइसेंस ले रखा है। अब होता क्या, हर कंट्री में अलग क्लाइंट ढूंढने के लिए ना मैं इंडिया में किसी न किसी को फंसाती हूँ या बाहर कि भाई तू क्लाइंट बनवा दे। अब हुआ क्या, एक दिन ना वन ऑफ माई फ्रेंड ओके टोल्ड मी कि उसके कुछ रिलेटिव्स हैं जो अब्रॉड रहते हैं एंड कनाडा में रहते हैं, एंड वहाँ पे ना उनका बहुत बड़ा बिजनेस है। तो मैंने बोला यार मेरी पहचान करवा ले, थोड़ा 2-3 चीज़ें ऐसे कंसल्टेंसी या कुछ भी के नाम पे हम भी उनसे कुछ कमा ले। तो उसने कहा मैं क्यों कराऊँ, मेरे को क्या मिलेगा? मैंने कहा तू कमीशन ले लेना, दूसरे एजेंट भी तो लेते ही हैं। बोला कितना लूँ?
मैंने कहा चल 10%, जो भी मिलेगा उसका 5% देंगे। मैं नहीं 10 देना पड़ेगा। मैंने कहा चल 10 दिया, 10% तेको दे दूंगी मैं, अब तू करवा दे। बोला ठीक है। उसको तो पता ही नहीं FCRA कहाँ से आ रहा है। इसने अपने रिलेटिव से बात की, मेरा वो करा दिया, अब मेरे को उसको पैसे देने पड़ेंगे। अब इफ अंडरस्टैंड, मेरे को तो जो फॉरेन सोर्स से पैसा आएगा उसी में से दूंगी ना मैं। तो जैसे मैं दूंगी वो वाया में वो भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। फॉरेन कंट्रीब्यूशन होते ही वो भाई साहब को चाहिए होगा अप्रूवल, प्रायर अप्रूवल या रजिस्ट्रेशन। अब अगर मैं उसको बोलूँ रजिस्ट्रेशन ले बोले तो गलत बात है। ऐसे करके तो आई विल डीमोटिवेट सच मिडल मैन इन बिटवीन। तो उन्होंने कहा रुक जा, एक तरीका है। मैंने कहा क्या? तो उन्होंने बोला देख भाई, नॉर्मली तो यू नॉट अलाउड टू ट्रांसफर, बट इफ़ यू वांट टू ट्रांसफर, तुम्हारे पास लाइसेंस होना चाहिए, सर्टिफिकेट। इफ़ यू वांट टू ट्रांसफर यू कैन ट्रांसफर मैक्सिमम 10% ऑफ द टोटल दैट यू रिसीव्ड इन द होल ईयर। पूरे साल में जो कुछ आया उसका मैक्सिमम 10% यू कैन ट्रांसफर, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन हाँ, अब फॉर एग्जाम्पल मेरे को ना 50% करके आने वाला है पैसा पूरा, उसका मैं दे उसको 10% ही रही हूँ, बिकॉज मेरी बात भी 10 की हुई है। लेकिन फर्स्ट हाफ आएगा ना, उसने बोला मेरे को तभी मेरा 10 चाहिए। तो इफ़ यू अंडरस्टैंड, जैसे 10 लाख आने वाला था, उसको 10% में 1 लाख देना है। पहले से 5 लाख रुपीज़ आया, 5 लाख बाद में आएगा, ठीक है। अब अगर मैं उसको 1 लाख रुपीज़ 5 लाख में से 1 लाख दूंगी तो इट इज़ 20%, जबकि 10% अलाउड है, बट 10% ऑफ द होल ईयर अलाउड है। तो उन्होंने कहा जब आप दे रहे हो एक डिक्लेरेशन दे दो कि भाई अभी चाहे ये 10% से ज़्यादा दिख रहा है, बाई द एंड ऑफ द ईयर ये टोटल ईयर का 10% में ही आ जाएगा। सो यू हैव टू गिव अ डिक्लेरेशन, ठीक है। सो इफ यू अंडरस्टैंड, अकॉर्डिंग टू द सेक्शन, एनी पर्सन हु इज रजिस्टर्ड and receives foreign contribution shall not transfer it to another person except with specified rules. Rules ये हैं, person who is being granted registration and intends to transfer to a person who has not been granted registration may transfer to an extent not exceeding 10% of total value thereof and make an application to central government in prescribed form. I'll only apply. Every application shall be accompanied by declaration that amount proposed to be transferred is less than 10% of the total value during the financial year. ठीक है। Transferer shall not transfer any amount until central government approves. Prior approval है ये भी, but transferer ले रहा है, transfer ही नहीं ले रहा है, ठीक है। अब अगर मैं ये इसको देने के बाद किसी ऐसे इंसान के ट्रस्ट शेयर कर रही होती जिसके पास रजिस्ट्रेशन है तो कितना भी करो, पर्सन हु हैज़ बीन ग्रांटेड रजिस्ट्रेशन इट शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू सीक एनी अप्रूवल, क्योंकि वो तो रजिस्टर्ड बंदा है, ठीक है। एंड दोनों ट्रांसफरी दोनों की जिम्मेदारी होगी पैसे को सही से यूटिलाइज करें, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन टू यूटिलाइज फॉरेन कंट्रीब्यूशन फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, एज आई टोल्ड यू, हमारा फंडा ये है कि हम फॉरेन कंट्रीब्यूशन को वी वांट टू पुट इट टू राइट यूज़ एंड मेक मनी आउट ऑफ मनी। हमारा फंडा इतना सा है, दे लाइक अच्छा ठीक है। तो हम नहीं चाहते वो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस में जाए, क्योंकि वो एक्सपेंस हो जाएगा, इट वुड बी रिटन ऑफ। वहीं अगर वो कैपिटलाइज होगा तो कुछ बनेगा भी, तो हमें पसंद ही नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेटिव में जाए। बट कभी कभी ऐसा होता है कि बंदे के पास इकलौता पैसा फॉरेन सोर्स से ही आ रहा है और उसको एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस करने हैं तो करने हैं, उसको आप कैसे रोक लोगे? तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, 50% तक करेगा तो चलेगा। टोटल जो फॉरेन सोर्स से फॉरेन कंट्रीब्यूशन है उसका 50% तक यू कैन स्पेंड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। उससे ज़्यादा करना है तो फिर भाई तू अप्रूवल लेना, बिकॉज वी प्लान की उसको कैपिटलाइज करना। फॉरेन सोर्स के पैसे को यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में क्यों लगा रहा है? वो तो यहाँ के पैसे को लगा, बट अगर किसी के पास यहाँ के पैसे है ही नहीं तो सो देन यू हैव टू टेक अप्रूवल। एवरी पर्सन not working. Every person registered under the Act and receives foreign exchange shall utilize for the purpose for which it was received, provided that foreign contribution or any income shall not be used for speculative business. ठीक है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन स्पेकुलेटिव बिजनेस में नहीं लगता ना। द नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेकुलेटिव बिजनेस मतलब, तो उन्होंने कहा सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी, शैल बाय रूल स्पेसिफाई द एक्टिविटीज विच विल बी कंसिडर्ड एज स्पेकुलेटिव। फिर उन्होंने स्पेसिफाई भी किया, उन्होंने कहा स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज हैव बीन डिफाइंड एज any activity for investment that has an element of risk of appreciation or depreciation। गाइस दोनों है, मतलब appreciation और depreciation, मतलब अगर उसमें depreciation का रिस्क है तो ऑब्वियसली फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं जाएगा। अगर उसमें appreciation का भी रिस्क है ना, उधर भी नहीं डालना। इफ यू थिंक मैम वो तो बढ़ेगा ना, रिस्क नहीं चाहिए अपने को। सी अंडरस्टैंड, एनीथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू यू, उसको चाहे बढ़ने का स्कोप हो, तुम रिस्क पे नहीं छोड़ते यार। इफ़ यू अंडरस्टैंड, आज तुम्हारे पास ना एक डायमंड रिंग है, ओके तुमने वो डायमंड रिंग पहनी है, यू वेंट टू अ ज्वेलर फॉर समथिंग एल्स, ज्वेलर ने आपको बोला कि अरे ये रिंग तो बहुत ख़राब हो गई है,
मैं आपको एक आइडिया देता हूँ, आप ये रिंग हमको दो, एंड यू डोंट नो दिस ज्वेलर वेल, ठीक है, आप ये रिंग हमें दो, वील जस्ट पॉलिश इट एंड वील जस्ट पुट बेटर स्टोन्स इनटू इट, हम इसमें और महंगे डायमंड्स लगाएंगे, एंड आप शाम को आके ले जाना। वो तुम्हें बोल रहे हैं हम और महंगे डायमंड लगा देंगे, इसको क्लीनिंग करके मस्त चमका के देंगे आपको, आप छोड़ाओगे ना, ये लो दे आओगे? नहीं, क्यों? बिकॉज व्हेन देयर इज समथिंग इंपॉर्टेंट टू मी ना, मुझे उसके डेप्रिशिएट तो नहीं होने देना, मेरे को उसको अप्रिशिएट भी नहीं कराना ऐसे रिस्क पे, कोई गारंटीड मेरा भरोसे का ज्वेलर होगा, मैं दे आऊँगी एक बार, रिस्क नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। सिमिलरली फॉरेन कंट्रीब्यूशन हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, उसमें रिस्क ऑफ एप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन दोनों नहीं चाहिए, जिसकी वजह से म्यूचुअल फंड्स में नहीं डाल सकते फॉरेन कंट्रीब्यूशन, उसमें एप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन दोनों का रिस्क है। इज दिस ओके? एंड तो ये स्पेकुलेटिव बिजनेस है, ये याद रखना, ऐसे एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं। या फिर पार्टिसिपेशन इन एनी स्कीम दैट प्रोमिसेस हाई रिटर्न्स लाइक चिट्स लैंड नॉट डायरेक्टली लिंक टू द डिक्लेयर्ड एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एसोसिएशन। कंपनी का एम ऑब्जेक्ट कुछ और है, वो दूसरी कोई स्कीम लेके आया, इसमें इन्वेस्ट करो यही हो जाएगा, ये उसका नॉर्मल बिजनेस नहीं है, इसका नॉर्मल बिजनेस कुछ और है। सो जैसे भाई इसमें मत फॉरेन कंट्रीब्यूशन इस पर डालो मत। ओके, नेक्स्ट, सो इफ यू अंडरस्टैंड, हमारा लिंक नहीं तोड़ना। Every person who is registered under this act shall utilize it for the purpose for which the contribution was received, speculative business नहीं करना, and he shall not defray sum not exceeding 50% of such contribution received in a financial year to meet administrative expenses। जहाँ तक हो सके 50% के ऊपर नहीं, ठीक है। Provided administrative expenses exceeding 50% may be defrayed with prior approval of central government। सीजी भी बोलेगा भाई INR लगा ले, क्यों फॉरेन कंट्रीब्यूशन बर्बाद करने पे तुला, ठीक है। सो नेक्स्ट, फॉरेन सीजी मे प्रिस्क्राइब एलिमेंट्स विच शैल बी इंक्लूडेड इन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ठीक है। नेक्स्ट, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोहिबिट रिसिप्ट ऑफ फॉरेन, ये ना इसके बाजू में चाहिए तो आप लिख सकते हो, दिस इज नथिंग बट जनरल पावर। इफ यू थिंकिंग वो क्या होता है, आई विल जस्ट टेल यू इन शॉर्ट। जनरल पावर बेसिकली इज तुम्हें पता है सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑलरेडी प्रिस्क्राइब किया कुछ लोग जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव नहीं कर सकते। फिर मैं बोला वो 5 लोग जिनको फॉरेन हॉस्पिटैलिटी रिसीव करने के पहले अप्रूवल चाहिए। फिर मैं बोला कि कौन कौन रजिस्ट्रेशन लेगा, कौन कौन सर्टिफिकेट लेगा, कौन कौन प्रायर अप्रूवल लेगा, कौन कौन रिटर्न्स डॉक्यूमेंट्स वगैरह देगा, कौन ऑडिट करेगा, ये सब वो बता चुके हैं। अगर वो चाहें तो वो जो लिस्ट है ना उनको बढ़ा सकते हैं मतलब उस लिस्ट को छोड़ के, लेकिन से मोर पीपल हु विल हैव टू डू दोज थिंग्स, बस ये यहाँ पे लिखा है। तो जो अलग अलग पॉइंट्स है दे ऑल गोइंग टू मीन द सेम, इसलिए ध्यान से सुन लेना। सेंट्रल गवर्नमेंट में आई एम जस्ट जूमिंग इट इन सो दैट यू कैन फोकस ऑन इट। तुम अपनी बुक में देख रहे हो तो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट यहाँ देखोगे तो बेटर है। सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रोहिबिट एनी पर्सन नॉट स्पेसिफाइड इन सेक्शन 3 फ्रॉम एक्सेप्टिंग फॉरेन कंट्रीब्यूशन, बिकॉज इफ अंडरस्टैंड 3 में ऑलरेडी प्रोहिबिटेड लोग हैं, वो पॉलिटिकल पार्टी वगैरह। रिक्वायर एनी पर्सन नॉट स्पेसिफाइड इन सेक्शन 6 टू ऑब्टेन प्रायर परमिशन बिफोर एक्सेप्टिंग हॉस्पिटैलिटी, क्योंकि 6 में वो 5 लोग हैं जिनको एक प्रायर परमिशन चाहिए। रिक्वायर एनी पर्सन नॉट स्पेसिफाइड इन 11 रजिस्ट्रेशन टू फर्निश इंटीमेशन एज टू द अमाउंट ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड। सो रजिस्ट्रेशन के लिए आपको इंटीमेशन देना पड़ता है, ये वो है। रिक्वायर एनी पर्सन स्पेसिफाइड इन सेक्शन 11(1) टू ऑब्टेन प्रायर परमिशन बिफोर एक्सेप्टिंग एनी फॉरेन कंट्रीब्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट, require any person not specified in 6 to furnish intimation। नॉर्मली 6 वालों को इंटीमेशन सबमिट करनी होती है, बट यहाँ पे अगर वो चाहें तो वो एक्स्ट्रा लोगों को भी बोल सकते हैं। बट ये जो पावर उनको दिया बड़ा जनरल सा पावर है, उस पावर को यूटिलाइज करने के कोई ग्राउंड्स है, ठीक है। अबाउ प्रोहिबिशन और रिक्वायरमेंट शैल नॉट बी मेड अनलेस, ये जो लिस्ट है ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली, सुन लो। CG is satisfied that acceptance of foreign contribution और हॉस्पिटैलिटी इज़ लाइकली टू अफेक्ट प्रेजुडिशियली। ये लिस्ट प्लीज़ याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट लिस्ट है, ठीक है। इफ़ इट इज़ अफेक्टिंग सोवेनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, पब्लिक इंटरेस्ट, फ्रीडम, फेयरनेस ऑफ एनी लेजिस्लेचर, इलेक्शन टू एनी लेजिस्लेचर, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट और हार्मनी बिटवीन रिलीजियस, सोशल, लिंग्विस्टिक, रीजनल ग्रुप्स। ये जो लिस्ट है ना गाइस, इसको ना रिलेट कर लो लाइफ में, क्योंकि कभी भी ये लिस्ट देखेगा तो आपको याद आना चाहिए कहाँ पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है, ठीक है। थोड़ी देर बाद मैं ही आपसे पूछूंगी ये कहाँ पढ़ा है, ओके। तो ये लिस्ट को ना ऐसे रिलेट करो। मेरे को बताओ FCRA का हेड कौन सी मिनिस्ट्री है? होम अफेयर्स। होम अफेयर्स मतलब होम मिनिस्ट्री।
अगर तुम रिलेट करो ना गाइस, अपने घर की होम मिनिस्ट्री मतलब मम्मी, ओके। सो कुछ चीज़ें इसकी ऐसी हैं जो हमारे घर में मम्मी संभालती है, वो घर हो जाएगा, वो कंट्री नहीं रहेगा, वो घर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, सोवेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द फैमिली, मम्मी टेक्स केयर। पब्लिक इंटरेस्ट मतलब सबका हित, पब्लिक इंटरेस्ट इन द फैमिली, मम्मा टेक्स केयर। फ्रीडम एंड फेयरनेस ऑफ एनीथिंग, एवरीथिंग हैज़ टू बी फेयर, एवरीबडी हैज़ टू गेट देयर ओन फ्रीडम, लिमिटेड फ्रीडम, मम्मा टेक्स केयर। फ्रेंडली रिलेशन विथ फॉरेन स्टेट, अरे हमारे पड़ोसी या हमारे रिलेटिव्स जो आ जाते हैं, विच एट टाइम्स वी डोंट इवन नो देम, हु नोज देम, मॉम नोज देम। हु इज टेकिंग केयर ऑफ देम, मॉम टेक्स केयर ऑफ देम। इफ समबडी कम्स एंड गिव्स यू समथिंग, आज हमने ये बनाया, ये वो, यू आर लाइक मेरे को नहीं खाने का मम्मी, बट मम्मा इज स्टिल टेकिंग इट, शी इज गिविंग समथिंग इन रिटर्न। आजू बाजू वालों से सबसे रिश्ता है तो उनकी वजह से है, अपना वजह से तो हम कुछ रखें ही नहीं, ठीक है। सो इफ अंडरस्टैंड, ये भी मम्मी ध्यान रख रही है। एंड हार्मनी बिटवीन रिलीजियस, सोशल, एवरीबडी, एवरी ग्रुप इन द फैमिली इज बीइंग टेकन केयर बाय मॉम। तो फिर अंडरस्टैंड, मम्मी हमारे घर की होम मिनिस्ट्री, ये सब ध्यान होम मिनिस्ट्री रखता है। तो अगर आगे कहीं ये लिस्ट दिखे ना आपको, तुरंत होम मिनिस्ट्री तो याद आ जाना चाहिए, अपने आप तुम FCRA तक पहुंच जाओगे, क्योंकि तुम्हारे पूरे सिलेबस में होम मिनिस्ट्री सिर्फ FCRA में आती है। इज दिस ओके? नेक्स्ट, पावर टू प्रोहिबिट पेमेंट ऑफ करेंसी रिसीव्ड इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ द एक्ट। एज आई टोल्ड यू, जैसे ही आप कॉन्ट्रवेंशन करके कोई पैसे रिसीव करोगे, हम उस पैसे का क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू कॉन्फिस्केट इट। कॉन्फिस्केट करना है वो पैसा, तो कॉन्फिस्केट करने के लिए सबसे पहले आपको किसी और को देने से रोकना पड़ेगा। सो दैट इज अ रूल, अगर कॉन्ट्रवेंशन में रिसीव किया, किसी और को नहीं देना। सो पावर टू प्रोहिबिट, सेंट्रल गवर्नमेंट इफ सेटिस्फाइड दैट आफ्टर मेकिंग इंक्वायरी दैट द पर्सन हैज इन हिज कस्टडी आर्टिकल करेंसी सिक्योरिटी, दैट इज फॉरेन कंट्रीब्यूशन, एक्सेप्टेड in contravention of any provision, it may by order in writing prohibit such person from paying, delivering, transferring or otherwise dealing with such article। मतलब किसी और को नहीं देना, हमने आके कॉन्फिस्केट करना है। कॉन्फिस्केशन आगे आएगा, आपको बस पहले से बता रखा है, ठीक है। कॉपी ऑफ सच ऑर्डर शैल बी सर्व्ड अपॉन पर्सन सो प्रोहिबिटेड इन प्रिस्क्राइब मैनर एंड देयर अपॉन प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 7 ऑफ अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटीज एक्ट शैल अप्लाई। प्रोसिक्यूशन चालू हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन, मोड ऑफ ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन हैं दो, या तो लाइसेंस या प्रायर परमिशन। लाइसेंस की वैलिडिटी, ये जो रजिस्ट्रेशन है इसकी वैलिडिटी है 5 years, जो कि रिन्यू हो सकता है। इसकी वैलिडिटी है 1 time। ये सब आगे लिख के आएगा, बट करेंटली जस्ट बिकॉज सी द अल्टीमेट आइडिया ऑफ डूइंग दिस इज गाइज कि देखो ये जो चैप्टर है ना, FCRA का लैंग्वेज बुरा है, लैंग्वेज थोड़ा टेक्निकल है वगैरह वगैरह, बट चैप्टर बहुत अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, नॉलेजेबल है, स्कोरिंग है, ठीक है। इट इज़ लाइक दोज पीपल इन द फैमिली, यू नो, कि देयर आर सम पीपल हु टॉक रूड, ओके, दे कुड बी टॉकिंग रूड, बट योर मॉम और समबडी इन द फैमिली विल ऑलवेज टेल यू, अरे वो हैं अच्छे, वो बस बोलते ऐसे हैं, उनके बोलने का तरीका खराब है, वो अच्छे हैं, ही इज़ वेरी स्वीट, ही इज़ वेरी गुड एट हार्ट, ठीक है। ये FCR है ना, वही वाला चैप्टर है आपका, इट इज़ वेरी गुड एट हार्ट। ये बहुत स्कोरिंग है, बहुत अंडरस्टैंडेबल है, बहुत नॉलेजेबल है, लेकिन इसका लैंग्वेज खराब है। तो अगर तुम लैंग्वेज को, इफ़ यू जस्ट ओवरलुक द लैंग्वेज, यू हैव अ लॉट टू लर्न। इफ़ यू जस्ट स्टिक टू दैट पर्टिकुलर थिंग कि नहीं बट ये बात तो रूडली करता है ना, मेरे को नहीं इससे बात करना, यू कुड मिस आउट ऑन मेनी गुड थिंग्स दैट दैट पर्सन कुड गिव यू ना। कुछ चीज़ें लाइफ में इग्नोर करके आगे देखना पड़ता है, दिस इज एग्जैक्टली वन ऑफ दोस। इसकी लैंग्वेज को इग्नोर करो, अंदर का चैप्टर बहुत अच्छा है, ओके। सो इसीलिए हम कॉन्स्टेंटली टेलिंग यू आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, सो दैट तुम्हारा इसके साथ रिलेशन अच्छा बन जाए। आई एम एग्जैक्टली डूइंग द सेम थिंग विच यू डू विद दैट रिलेटिव, कि आदमी बुरा नहीं है, आई एम जस्ट टेलिंग यू आगे पता है कॉन्फिस्केशन होगा, फिर उसकी ना ये होगा। आई टोल्ड यू द होल क्रक्स इन द स्टार्ट, जस्ट बिकॉज तुम्हें चैप्टर से थोड़ा रिश्ता फील हो जाए कि हाँ मेरे को चैप्टर का क्रक्स पता है, बाकी अब डिटेल बता दो। इज दिस ओके? तो कृपया करके ये याद रखना कि चैप्टर इज गुड। सो ना, रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टेन पर्सन विद सेंट्रल गवर्नमेंट, ये है वो लाइसेंस वाला चीज़। बट सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रांजिशन प्रोविजन का, बिकॉज इफ़ यू सी दिस, FCRA आने के पहले भी FCRA था, ठीक है, इस एक्ट से पहले भी FCRA था। तो उसमें फंडा ये था कि एक बार अप्रूवल लो, ज़िंदगी भर के लिए, मतलब वो जो लाइसेंस होते थे ना, वो 5 years वैलिडिटी नहीं थे, वो ज़िंदगी भर थे। तो नाउ द प्रॉब्लम वॉज, अगर किसी ने वो लाइसेंस ले रखा है तो वो तो ज़िंदगी भर वैलिड होता है। अब नए एक्ट में 5 साल की वैलिडिटी है, तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, अगर तूने ये लाइसेंस ले रखा है ना भाई, तो सुनो, तुम्हारा लाइसेंस इस एक्ट के आने के बाद 5 साल वैलिड, जैसे यहाँ के सारे लाइसेंस होते हैं उसके बाद फिर से ले लो अप्रूवल, जैसे सब ले रहे हैं, जस्ट बिकॉज यू वांट एवरीबडी टू गेट ऑन पार विद एवरीवन, ठीक है। सो person having definite cultural, economic and social background shall not accept foreign contribution unless he obtains a certificate of registration. However, association registered with central government under section 6 or granted prior permission
अंडर FCRA 1976, before this act, shall be deemed to have been registered and granted permission under this act valid for a period of 5 years. 5 साल बाद तुम इसी लाइन पे आ जाओ, 5 साल तो वही वैलिड चलेगा, बट लाइफ टाइम नहीं चल सकता, सॉरी. ओके. एक्सेप्टेंस ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन आफ्टर ऑब्टेनिंग प्रायर परमिशन. अगर तुम्हें लाइसेंस नहीं लेना है, लाइक डू यू सी यहाँ पे 2 तरीके थे. एक लाइसेंस है, मैं बोलूँ मेरे को लाइसेंस नहीं लेने का, तो क्या करूँ? तो ऑब्वियसली ना प्रायर अप्रूवल लो, ये लिखा है नेक्स्ट लाइन में. इफ नॉट रजिस्टर्ड एनी पर्सन में एक्सेप्ट ओनली आफ्टर ऑब्टेनिंग प्रायर परमिशन. एंड प्रायर परमिशन की वैलिडिटी कितनी है? 1 टाइम. सच प्रायर परमिशन वैलिड फॉर स्पेसिफिक पर्पस. दीज थिंग्स यू नो. अब तुम्हारे लिए खाली रिविजन हो रहा है. सी, वन मोर रीजन ऑफ टेलिंग यू थिंग्स एडवांस में ये होता है कि तुमने एक बार सुन लिया था, अब एक बार तुम रीड भी कर रहे हो, तो वो जब चैप्टर खत्म होगा ना, तुम्हारा 2 बार पढ़ के हो जाता है वाला फील आता है, जिसकी वजह से तुम्हें वो चीज़ें याद ज़्यादा रहती है. बिकॉज एवरी चैप्टर इज नॉट दैट इंटरेस्टिंग कि एक बार सुन के याद हो जाए. कुछ को 2 बार करना पड़ता है. ये सब तुम्हारा काम नहीं है, ये सब सोचना हमारा काम है. ओके. सो वी आर डूइंग दैट कि ये चैप्टर ओहो इसमें ज़्यादा टाइम लगा, तो इसको 2 तरीके से करते हैं, इसको एक तरीके से करते हैं, सो दैट यू रिमेंबर ऑल ऑफ इट. So all that you supposed to do is just trust the person doing this, because be it me, be it anybody else whose lectures you attend, the idea is कि उसने सोचा ही होगा, ठीक है, उसने बहुत सोचा होगा तब जाके तुम्हें कुछ पढ़ा रहा है. तो ज़्यादा दिमाग तुम पढ़ाई में ध्यान लगाओ, because when you focus on studying you don't have to think about other things. But when you think about everything, तो बचा हुआ दिमाग जाएगा पढ़ाई में, क्या काम करना, ठीक है. So further, if person has been found guilty of violation of any provisions under the FCRA, पुराना वाला, the unutilized and received amount shall not be utilized received without prior approval of central government. Okay. Next, the central government may by notification and OG specify person or class of person who shall obtain prior permission, areas जहाँ prior permission लेना पड़ेगा, purpose जिसके लिए prior permission लेना पड़ेगा, and the source जहाँ से receive कर रहे हो तो prior permission लेना पड़ेगा. Is this okay? Does this make some sense to you? अब आगे बढ़ते हैं. Moving to the next one, grant of grant of certificate registrations. Now when you need a certificate you'll have to apply for it, ठीक है. So in terms of section 12, following shall be conditions for grant of certificate. ये एक important है again point as to who cannot get this certificate. Person making applications or for permission should not be fictitious or benami. He should never have been prosecuted or convicted for any activity aimed at conversion through inducement or force from one religious faith to another. किसी का religion change कराने के केस में नहीं फंसा होना चाहिए. Has not been prosecuted for creating communal tension or disharmony in any part of the country. दंगे वंगे कराए. Has not been found guilty of diversion or misutilization of its funds. Is not engaged or likely to engage in propagation of sedition or to advocate violent methods to achieve its ends. You know, there are many like political parties also जिनका ऐसा फंडा होता है, उनको अगर अपनी बात मनवानी है तो वो तोड़ फोड़ मारा मारी से भी मनवा लेंगे. ओके. उनमें पता है केसेस होते हैं उन पे, like there are some of their people who are arrested, ठीक है, तो उनके ऊपर वो केस हो चुका है. Now those people cannot apply for a certificate, ठीक है. Is not likely to use the foreign contribution for personal gains or to divert it for undesirable purpose. Has not contravened any provisions of this act. Has not been prohibited from accepting foreign contribution. The person being an individual या being other than individual, ये 2 points हैं. Individual has neither been convicted for the time being in force or any prosecution should not be pending. लेकिन अगर other than individual है, like कंपनी या कुछ, तो उसके director should not be prosecuted. Okay, these people cannot apply. Acceptance of foreign contribution by the association of person is not likely to affect. If you see this, ये list आपने थोड़ी देर पहले देखी थी, because ये होम मिनिस्ट्री संभाल रही है. सो द लिस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू नो कि ये लिस्ट तो खैर होम मिनिस्ट्री वाले केस में आनी है कि उसको अगर लाइसेंस दोगे, इट शुड नॉट रिजल्ट इन दिस. एक्सक्यूज मी. ओके. नेक्स्ट, the acceptance shall not lead to incitement of an offence or to endanger any person's physical safety or life, ठीक है. नेक्स्ट, प्रोसीजर फॉर ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट. आप सबसे पहले एप्लीकेशन करोगे, किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को. सेंट्रल गवर्नमेंट शैल रिजेक्ट इफ एप्लीकेशन इज नॉट इन प्रिस्क्राइब फॉर्म, ऑब्वियसली आफ्टर मेकिंग एन इंक्वायरी. अगर सीजी को सही लगा, डीम्स फिट
on subject to conditions, it will give within 90 days the approval. But if it is rejecting within 90 days, it shall communicate the reasons. And ये reasons उसको communicate करने पड़ रहे हैं बिकॉज ये कम्युनिकेशन करने के लिए ना रीजंस देने का काम RTI ने बोला, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट. तो अगर जिस रीज़न से आई एम रिजेक्टिंग वो RTI में उसका रीज़न देना ज़रूरी नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल एप्लीकेशन ही प्रिस्क्राइब फॉर्म में नहीं है तो आई नॉट बी गिविंग यू रीजंस. हाँ, लेकिन अगर RTI में वो ड्यूटी है रीज़न देने की, इसीलिए मैं दे रही हूँ. बट RTI में भी लिखा है एप्लीकेशन प्रिस्क्राइब फॉर्म में नहीं है तो बिंदास रिजेक्ट करो, कोई रीज़न देने की जरूरत नहीं. तो दैट वे RTI में जो एग्जाम्प्ट है वो यहाँ भी एग्जाम्प्ट है रीज़न देने से. A person is not eligible for grant of certificate if his certificate has been suspended. करंट सर्टिफिकेट सस्पेंशन पे चल रहा है तो नया अप्लाई कर दिया नहीं होता है. सी इस एक्ट में ना सर्टिफिकेट सस्पेंड होता है सिर्फ कैंसिलेशन के लिए. मतलब आपकी कैंसिलेशन की बातें चल रही हैं, सर्टिफिकेट कैंसिल करने वाली पॉइंट पे आप पहुंच चुके हो. मतलब CG आपका सर्टिफिकेट अपनी तरफ से रिवोक कर रही है, कैंसिल कर रही है. तो रिवोक करने से पहले इंक्वायरी करते हैं. इंक्वायरी के ड्यूरेशन में योर सर्टिफिकेट विल बी सस्पेंडेड. ओके, तब जो सस्पेंड होगा ना सर्टिफिकेट, उस सस्पेंडेड सर्टिफिकेट के दौरान इफ़ यू अंडरस्टैंड, तुम्हारे सर्टिफिकेट अभी है, रिवोक होने की बातें चल रही है, तब आप नया सर्टिफिकेट नहीं अप्लाई कर सकते. वे सेंट्रल गवर्नमेंट रिफ्यूजेज टू ग्रांट, इट विल हैव टू गिव रीजंस. बट एज आई टोल्ड यू, देर इज़ नो ऑब्लिगेशन टू गिव इन्फॉर्मेशन इफ देर इज़ नो ऑब्लिगेशन अंडर RTI एक्ट. ठीक है. सर्टिफिकेट ग्रांटेड शैल बी वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years एज आई टोल्ड यू. एंड वो प्रायर अप्रूवल तो पर्टिकुलर वन टाइम ही अप्रूवल होता है. नेक्स्ट सस्पेंशन, जैसा कि मैंने बोला सर्टिफिकेट सस्पेंड होता है ऑन द क्वेश्चन व्हेन कैंसिलेशन इज पेंडिंग. सेंट्रल गवर्नमेंट इज सेटिस्फाइड पेंडिंग कंसिडरेशन ऑफ रिक्वेस्ट ऑफ कैंसिलिंग ऑन एनी ऑफ द ग्राउंड्स मेंशन. कैंसिलेशन का इट इज़ नेसेसरी, इट मे बाय ऑर्डर सस्पेंड नॉट एक्सीडिंग 180 days. ठीक है. इफेक्ट ऑफ सस्पेंशन, अब देखो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो गया, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है. हुआ ये है कि मेरे पास लाइसेंस था तो आई कुड हैव रिसीव फॉरेन कंट्रीब्यूशन, आई कुड हैव यूटिलाइज्ड इट. अब मैंने रिसीव किया, आधा यूटिलाइज किया, आधा नहीं किया है. मेरे पास पैसे तो हैं ही ना फॉरेन कंट्रीब्यूशन, तुमने कर दिया मैं सर्टिफिकेट सस्पेंड. ना द क्वेश्चन फॉरेन कंट्रीब्यूशन का मैं क्या करूँ. एंड इफ आई थिंकिंग मैम कॉन्फिस्केट होगा, वो तो इलीगल लोगों के साथ होता है, मेरा तो शायद रिवोक ना हो सर्टिफिकेट का, तो मैं क्या करूँ. तो उन्होंने कहा रुक जा, उन पैसों को रख ले अपने पास, टू एन एक्सटेंट हम देखो अलाउ करेंगे, बाकी नहीं करेंगे. तो आई सेड व्हाट एक्सटेंट. तो उन्होंने कहा देखो ऑफ द टोटल मनी दैट आई हैव उसका 25% आई कैन यूटिलाइज फॉर द स्पेसिफाइड पर्पज विद प्रायर अप्रूवल ऑफ CG. 25% अप टू आई कैन यूटिलाइज फॉर द स्पेसिफाइड पर्पज विद प्रायर अप्रूवल ऑफ CG. उसके बाद जो बैलेंस 75 है वो मुझे बचा के रखना है. कब तक? जब तक ये जो सस्पेंशन का केस चल रहा है ख़त्म ना हो जाए. या तो वो कैंसिल होकर ख़त्म होएगा या रिवाइव होकर ख़त्म होगा. रिवाइव हुआ आई गेट टू यूज़ इट, कैंसिल हुआ तो फिर कैंसिलेशन के रूल्स आएंगे. बट 25% यू आर अलाउड टू यूज़ विद CG अप्रूवल. सो इफ यू सी, every person whose certificate has been suspended shall not receive any contribution. However, on an application made, such person may allow receipt of any contribution by such person for terms and conditions. Utilize in prescribed manner. ये prescribed manner वो 25 और 75 है. वो रहा rule 14, which is unspent amount can be utilized as under. In case of certificate is suspended up to 25%, you can be utilized for the purpose with prior approval of CG for the declared aims. Okay, and balance 75 you have to maintain it, can be utilized only after revocation or suspension. कैंसिलेशन ऑफ सर्टिफिकेट. अब अगर आपका सस्पेंड किया था, कैंसिलेशन का क्वेश्चन ड्यू था, इसलिए अब कौन से ग्राउंड्स पे आपका सर्टिफिकेट कैंसिल हो सकता है. CG may cancel if holder has made a statement in application which was incorrect, or the holder has violated any of the terms and conditions, or in the opinion of CG it is necessary. ठीक है. नेक्स्ट दैट इज पब्लिक इंटरेस्ट. होल्डर हैज वायलेटेड एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट. इफ यू लाइक मैम पहले भी वायलेशन आया था, वो टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द सर्टिफिकेट था, अब प्रोविजंस ऑफ द एक्ट है. इफ द होल्डर ऑफ सर्टिफिकेट हैज नॉट बीन एंगेज्ड इन एनी रीजनेबल एक्टिविटी इन द चोजन फील्ड फॉर 2 consecutive years, तो फिर भी आपका लाइसेंस कैंसिल होता है. नो ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन अनलेस अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, तो ऑब्वियसली होता है. कूलिंग पीरियड ऑफ 3 years. एक बार आपका लाइसेंस कैंसिल हुआ, 3 साल तक आप लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते. सो एनी पर्सन हू सर्टिफिकेट हैज बीन कैंसिल शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन और प्रायर परमिशन फॉर 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ कैंसिलेशन. ओके.
मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन हुज सर्टिफिकेट हैज बीन कैंसिल। इफ यू अंडरस्टैंड, जब मेरा सर्टिफिकेट सस्पेंड हुआ था मेरे पास कुछ फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन था, वो फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन में से 25% मुझे यूज़ करना अलाउ किया, 75% बोला बचा के रखो, जब सस्पेंशन की बात खत्म हुई तब देखेंगे। बट सस्पेंशन की बात खत्म हुई, कैंसिलेशन पे जाके, तो फिर अंडरस्टैंड अभी मेरे पास 75% फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन है। उसमें से हो सकता है मैंने कुछ बैंक में रखा हो, तो उसका फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर्म में भी है और एसेट फॉर्म में भी है। सो देन क्या करे इसका, मैं खा जाऊँ इसको? लिसन नो, गवर्नमेंट एक बंदा अपॉइंट करेगा जो आके इसको पूरे को टेक ओवर करेगा, ठीक है। अब इट इज़ अप टू हिम, वो चाहे तो उसको बेच बाच के ख़त्म करे, वो चाहे तो उससे बिजनेस कंटिन्यू करे। बिजनेस क्यों कंटिन्यू करेगा? अगर किसी के ऑब्लिगेशंस ड्यू हैं तो बिजनेस विल बी कंटिन्यूड ऑल्सो। इट इज़ अप टू हिम, सी जिसको बताएगा क्या करना है। सो फॉर नाउ वो मुझसे ले जाएगा सब और वो बिजनेस कंटिन्यू करेगा। अगर ड्यूरिंग दिस टर्म मैं लौट आती, जब तक वो बिजनेस कंटिन्यू कर रहा है, मेरे को वापस लाइसेंस मिल जाता, तो देन वो बिजनेस मुझे ट्रांसफर हो जाएगा। एंड इफ आई थिंकिंग मैम कैसा होगा, 3 साल लगेगा लाइसेंस मिलने में, अपील भी तो कर सकती हूँ ना मैं। ये जो सीजी ने मेरा रिजेक्शन किया, मैं अपील करूँगी, अपील मेरे फेवर में आया तो जल्दी भी मिल सकता है। तो देन हैंड इट ओवर टू मी। द फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन एसेट्स in the custody of person shall vest in authority as may be prescribed. Such an authority may, if considered necessary in public interest, manage the activities. Business karo. The authority shall return the foreign contribution if such person is subsequently registered. Okay. Renewal of certificate. Every person who is being granted a certificate shall have to get it renewed. 5 साल के बाद रिन्यू होना है ना, लेकिन यहाँ पे रूल ये है दैट रिन्यूअल इज टू बी डन खत्म होने के 6 महीने पहले। लिसन टू मी वेरी केयरफुली गाइस, ये बड़ा ट्रिकी लैंग्वेज है। मैं बोल रही हूँ लेट्स से दिस इज़ माई टर्म, यहाँ पे ना मेरे 5 years खत्म हो रहे हैं। सो इफ़ यू अंडरस्टैंड, मेरा सर्टिफिकेट कैंसिल हो जाएगा इस दिन, सर्टिफिकेट की वैलिडिटी विल सीज, ठीक है। तो मैंने कहा इसके ना 6 months पहले, ध्यान से सुनना, बहुत कुछ आएगा इसमें, इसके ना 6 months पहले, मतलब इन दिस ड्यूरेशन एटलीस्ट 6 months बिफोर एक्सपायरी आई विल हैव टू अप्लाई फॉर रिन्यूअल, ठीक है। इस दौरान रिन्यूअल का नॉर्मल एप्लीकेशन नहीं होता है, एप्लीकेशन यहाँ हो रहा है, ठीक है। अब रिन्यूअल वो अलाउ करेंगे इस ड्यूरेशन में, बट रिन्यूअल इफेक्ट लेगा इस डेट से। इज दिस ओके? रिन्यूअल अप्लाई करोगे 6 months से पहले, अलाउ होगा 6 months में, इफेक्ट लेगा 5 years के एंड से, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट ये है, इफ सफिशिएंट ग्राउंड्स आर शोन, सफिशिएंट ग्राउंड्स आर शोन, सो लेट्स से इफ़ यू हैव सफिशिएंट ग्राउंड्स ना, तो कब अप्लाई कर सकते हैं? लेट हो गया कब? तो इस 6 months में भी अप्लाई कर सकते हो, बल्कि एक्सपायर होने के 4 months बाद तक भी अप्लाई कर सकते हो इफ सफिशिएंट ग्राउंड्स आर शोन। ये ठीक है। सो इफ सफिशिएंट ग्राउंड्स आर शोन यू कैन अप्लाई ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑल्सो। अगर उन्हें सही लगा दे में एक्सेप्ट, दे में रिजेक्ट, ठीक है। अब लेट्स टॉक अबाउट थर्ड केस। मैं क्या बोल रही हूँ, मैंने नहीं किया, मैंने इस ड्यूरेशन में अप्लाई नहीं किया, यहाँ पे अप्लाई नहीं किया, सफिशिएंट ग्राउंड्स भी नहीं है मेरे पास, तो नाउ रिन्यूअल नहीं होगा। नया सर्टिफिकेट तो ले ही सकते हैं ना, ठीक है। कब ले सकते हैं? 3 साल बाद। अरे 3 साल बाद वो कहता है इसका कैंसिल हुआ है, मेरा तो लैप्स हुआ है खाली, मैंने कोई इलीगल काम नहीं किया। सो इफ यू अंडरस्टैंड, आई कैन स्टिल टेक अ न्यू सर्टिफिकेट फ्रॉम हियर। सो इफ यू अंडरस्टैंड, इसके बाद एनी विच वेज यू कैन अप्लाई फॉर अ फ्रेश वन ऑल्सो। तो इफ यू अंडरस्टैंड, ये 4 महीने में सफिशिएंट रीजन है तो रिन्यूअल मांग सकते हो, वरना तो एनी टाइम आप नया तो मांग ही रहे हो। इज दिस ओके? ठीक है। सो नेक्स्ट, मूविंग अहेड, द एप्लीकेशन शैल बी मेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट। प्लीज हैव अ लुक एट दिस, लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्सन ग्रांटेड सर्टिफिकेट शैल हैव इट रिन्यूड विद इन 6 months बिफोर एक्सपायरी। एक्सपायरी के 6 महीने पहले रिन्यू हो जाना चाहिए, एप्लीकेशन उससे पहले होगी। यू विल अंडरस्टैंड दिस। द एप्लीकेशन फॉर रिन्यूअल शुड बी मेड टू सीजी। सेंट्रल गवर्नमेंट शैल रिन्यू within 90 days subject to terms and conditions as they may deem fit, and renewal वापस 5 साल का होगा। However, in case CG does not renew, they will have to give reasons. Okay? Now, further that central government may refuse to renew the certificate where a person has violated the provisions. You like, मैम कहाँ लिखा 6 महीने पहले अप्लाई करना है? आ रहे। Every certificate issued to a person shall be liable to be renewed after the expiry of 5 years from the date of issue. Every person shall apply to central government from 6 months before the date of expiry. You have to apply 6 months before the expiry. ठीक है। एप्लीकेशन के साथ 500 रुपये देना पड़ेगा। फीस फॉर रिन्यूअल बनेगा डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक इन द नेम ऑफ दिस पेबल एट न्यू दिल्ली। इन केस नो एप्लीकेशन फॉर रिन्यूअल इज रिसीव्ड, कोई बात नहीं, 5 साल खत्म होंगे, लाइसेंस लैप्स हो जाएगा, ठीक है। सो
द वैलिडिटी ऑफ द सर्टिफिकेट shall be deemed to have ceased from the date of completion of 5 years. ठीक है. If the validity has ceased in accordance with the provisions, fresh request can come, which is what I told you. In case a person provides sufficient grounds, so 6 months and 4 months. For not submitting within the stipulated time, the application may be accepted with consideration, but not later than 4 months after expiry of original certificate. तो if you understand, if you like मैम 6 months नहीं लिखा है, इस 6 months में तो अप्लाई वैसे भी नहीं करते ना, यहाँ करते हो ना आप अप्लाई, तो ये अप्लाई नहीं किया तो लेट ही हो गया ना. इस डेट के बाद सब कुछ लेट है, तो लेट इज़ अप टू 4 months तक, तो यहाँ से लेके 4 months. ठीक है. नेक्स्ट, accounts intimation, audit and disposal of assets. Now, what is this exactly? So, understand. Accounts intimation, audit and disposal of assets, etc. Foreign contribution through scheduled bank. The फंडा यहाँ पे मेन ये है, जब आप अप्लाई करते हो ना सर्टिफिकेट के लिए या लाइसेंस के लिए या प्रायर अप्रूवल के लिए, तो इन दैट केस आपको ना गवर्नमेंट को बताना पड़ता है कि कौन से अकाउंट में मैं ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव करूँगा. ओके, तो वो अकाउंट नंबर देना पड़ता है. हर इंसान का एक लाइसेंस पे, एक सर्टिफिकेट पे एक ही अकाउंट हो सकता है फॉर रिसिप्ट. यू हैव टू टेक इनफ्लो ओनली इन वन अकाउंट. यू कैन फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 अकाउंट्स. मतलब फॉर एग्जांपल मेरे 4 बिजनेस है, बट मेरे नाम पे लाइसेंस तो एक ही मिलेगा, तो 4 बिजनेस के लिए चाहे फॉरेन सोर्स से पैसे आते हो, चारों बिजनेस का पैसा एक ही अकाउंट में आएगा. ठीक है. ये अकाउंट जो मैंने स्पेसिफाई किया था एप्लीकेशन में, इस अकाउंट में आने के बाद आई कैन ट्रांसफर इट टू एवरी अकाउंट अलग अलग, कौन से बिजनेस का क्या है, बट आएगा तो उसी अकाउंट. ओके. सो every person who's being granted registration shall receive foreign contribution in a single account only, और वो भी वो वाला as he may specify in his application. ठीक है. हाँ, लेकिन बाद में ट्रांसफर कर सकते हो. पर्सन में ओपन 1 or more accounts for utilizing, for receiving one, for utilizing you can have more. और वो जो अकाउंट आप खोलोगे उसमें उसके सिवाय कोई और पैसा नहीं जाएगा. नो फंड अदर देन फॉरेन कंट्रीब्यूशन शैल बी रिसीव्ड इन सच अकाउंट. ओके. एवरी पर्सन who's being granted a certificate shall give an intimation to CG as to the amount, source and manner in which it was received and the purpose and manner in which it was utilized. CG को बताते रहना पड़ता है. This is the intimation. Every person receiving foreign contribution shall submit a copy of statement received duly certified by the officer of bank and furnish it to central government with the intimation कि हाँ भाई जो मैं बोल रहा हूँ वो सच है. Maintenance of accounts. Every person who is being granted registration shall maintain separate set of accounts exclusively for foreign contribution. अब आते हैं ऑडिट पे. ये चाहे दिखने में ऑडिट है बट एक्चुअली ये इन्वेस्टिगेशन है. ठीक है. क्योंकि ऑडिट करता है सीए, ये सीए नहीं कर रहा है. Where any person who is being granted a certificate fails to furnish any information, just look at the language, or the intimation furnished is not in accordance with law, or after inspection of intimation, central government has any reasonable cause to believe that the provisions of this act is being contravened, CG may, by general or special order, authorize gazetted officer holding Group A post or any other authority to audit books of accounts maintained. अगर तुम देखो फ्रॉड गड़बड़ करने पे जो ऑर्डर होता है वो ऑडिट नहीं होता, वो इन्वेस्टिगेशन होता है. ठीक है. सो वो ग्रुप ए पोस्ट वाला बंदा है गैजेटेड ऑफिसर, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट होल्डिंग सीओपी नहीं है. इट इज़ पॉसिबल इस पोस्ट पे उसका क्वालिफिकेशन सी हो. एवरी सच ऑफिसर शैल हैव द राइट टू एंटर इनटू अपॉन सच प्लेसेस एंड प्रीमाइसेस इन रीजनेबल आवर बिफोर सनसेट एंड आफ्टर सनराइज फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिटिंग द सेड बुक्स. ओके. एनी इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम सच ऑडिट शैल बी केप्ट कॉन्फिडेंशियल. Normal. If you see it before sunrise, after sunset, after sunset, after sunrise, before sunset के केस में it has to be like वो सब इन्वेस्टिगेशन नहीं ध्यान रखा जाता है. हम तो बेचारे आर्टिकल आफ्टर सनसेट भी काम करते हैं. ऑब्वियसली बिफोर सनराइज नहीं पहुँचते, कभी कभी बिफोर सनराइज तक काम कर रहे होते हैं. डिस्पोजल ऑफ असेट्स क्रिएटेड आउट ऑफ फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन. वेर एनी पर्सन वॉज परमिटेड टू एक्सेप्ट फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन ceases to exist or has become defunct. बंदा ही खत्म. In this case, all assets of the company shall be disposed of in accordance with provisions contained in any law for the time being in force under which the person was registered. मतलब अगर कंपनी है तो कंपनीज एक्ट में वाइंड अप होगी, लेकिन इन एब्सेंस ऑफ एनी सच लॉ, मतलब इंडिविजुअल हुआ तो सीजी बताएगा उसका क्या करना है. सीजी में स्पेसिफाई दैट ऑल सच एसेट्स शैल बी डिस्पोज्ड ऑफ इन सच मैनर एज प्रिस्क्राइब्ड. ओके. क्योंकि कंपनीज एक्ट है तो पार्टनरशिप हुई तो डिसॉल्व होगा. अब आते हैं एडजुडिकेशन पे, द स्टार दैट वी हैड मार्क्ड. ठीक है. सबसे पहले लायबल टू कॉन्फिस्केशन, कॉन्फिस्केट हो जाएगा. उसके बाद डिपेंड करता है एनी कॉन्फिस्केशन जो हुआ उसके बाद होएगा हियरिंग
हियरिंग के लिए डिपेंड करता है वैल्यू, जो आर्टिकल थी जो कन्फिस्केट हुआ वो कितने का था. इफ़ इट वॉज अप टू 10 लाख और इट वॉज एक्सीडिंग 10 लाख. अगर अप टू 10 लाख था, एक्सीडिंग 10 लाख के लिए तो सेशन कोर्ट होता है. नॉर्मली यहाँ सिर्फ सेशन कोर्ट होता है. बट अगर अप टू 10 लाख होता ना तो ऑफिसर नॉट बिलो असिस्टेंट सेशन जज को भी अलाउड होता है. ठीक है, तो नाउ अंडरस्टैंड. 10 लाख नॉर्मली सारे केसेस तो सेशन जज सुनता ही है दोनों केस में. लेकिन अगर 10 लाख तक का हुआ तो उसकी हेल्प करने के लिए असिस्टेंट सेशन जज भी वो केस सुन सकता है. सो 5 लाख का है, असिस्टेंट सेशन जज सुन सकता है. यस, सेशन जज ऑफकोर्स वो तो सभी सुन सकता है. ठीक है, उसकी हेल्प हो रही है खाली. वेर एन एडजुडिकेशन इज कंक्लूडेड, सेशन जज और असिस्टेंट सेशन जज में मेक सच ऑर्डर एज ही थिंक्स फिट फॉर डिस्पोजल और बाय कॉन्फिस्केशन और डिलीवरी ऑफ सीज्ड आर्टिकल टू एनी पर्सन क्लेमिंग इट टू बी एंटाइटल्ड. फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी के बिहाफ पे रिसीव किया था. ठीक है, मेरे पास कोई रजिस्ट्रेशन था नहीं, मैंने उसको बोला है करके आई रिसीव्ड. एज सुन एज आई रिसीव्ड उनको पता चला कॉन्ट्रावेंशन, उन्होंने कर लिया कॉन्फिस्केट. वो बेचारा बोल रहा है मेरे पैसे, हमने कहा गए. तो ना अगर जो जज है सेशन जज और असिस्टेंट सेशन जज वो चाहें तो वो दे कैन ऑर्डर कि वो पैसा उसको दे दो भाई, उसी का. प्रोसीजर फॉर कॉन्फिस्केशन, नो ऑर्डर शैल बी मेड अनलेस OOBH हैज़ बीन गिवन. ठीक है ना, अपील करनी है. अब यहाँ ना फ्लो चार्ट नहीं है, यहाँ सिंपल. मेरे को एक बात बताओ, ऑर्डर किस किस का हो सकता है, या तो इस भाई साहब का या इस भाई साहब का. ओके, लिसन टू मी केयरफुली. इन दोनों में बड़ा कौन है? सेशन कोर्ट. तो देखो अगर अपना असिस्टेंट सेशन जज है ना तो इसके खिलाफ हम जाएंगे सेशन जज. अगर सेशन जज से हम अग्रीव्ड हैं ये वाले केस में तो हम जाएंगे हाई कोर्ट. ये दोनों हो गए. प्लस हम कभी कभी CG से भी अग्रीव्ड हो सकते हैं ना. लाइसेंस कैंसिल कर दिया है या अप्लाई किया था रिजेक्ट कर दिया है, तो अगर हम CG से अग्रीव्ड हैं तो भी हम जाएंगे हाई कोर्ट. ध्यान से सुनना, बहुत बड़ा ट्विस्टर है. नॉर्मली हम हाई कोर्ट के पास कब कितने टाइम में जाते हैं? 60 डेज़. तो यहाँ भी हम जाएंगे 60 डेज़ में. ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये दोनों 1 मंथ. तो इस चक्कर में ना हाई कोर्ट के पास भी 1 मंथ है कहीं तो भी एक जगह. तो अगर वो बोले कि अ पर्सन इज अग्रीड बाय सेशन जज अंडर FCRA वांट्स टू अपील टू हाई कोर्ट विद इन हाउ मेनी डेज, सो यू विल गेट रे मेरे को पता है हाई कोर्ट हर जगह 60 डेज होता है, बट उस केस में 1 मंथ होता है. ठीक है, सो अग्रीव्ड विद ऑर्डर ऑफ अपील टू टाइम लिमिट. अग्रीव्ड विद ऑर्डर ऑफ सेशन कोर्ट you will go to high court. Okay, aggrieved with order of assistant session court you will go to session court. And if you understand central government तो high court. and time limit अगर तुम देखोगे तो 1 month 60 days है. आया समझ में? ठीक है, so just be careful of this particular thing. बाकी तो सब ठीक है. ये जो 1 month है ना बड़ा important है. ठीक है, नेक्स्ट. रिविजन ऑफ ऑर्डर्स बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो ऑन इट्स ओन मोशन या फिर ऑन एप्लीकेशन अपना कोई ऑर्डर रिवाइज कर सकती है. ठीक है, सो कॉल फॉर एन एग्जामिन एनी ऑर्डर दैट हैज़ बीन पास्ड बाय इट एंड मे मेक सच इंक्वायरी एंड सब्जेक्ट टू प्रोविजंस मे पास सच ऑर्डर्स एज इट थिंक्स फिट. ठीक है, बट ऐसा जिंदगी भर का कोई भी ऑर्डर उठा के तुम रिवाइज कर दोगे नहीं. नॉट मोर देन 1 year प्रीवियसली इट शुड हैव बीन पास्ड. तुम अप्लाई कर रहे हो तो भी और वो सुओ मोटो भी कर रहे हैं तो भी विद इन 1 year ओनली ही करेंगे. ओके ना, पॉइंट नंबर ऑफेंसेज एंड पेनल्टीज़. ये ना इसके ऑफेंसेज हैं, इसमें ये ऑफेंस किया तो ये पेनल्टी होएगा, ये ऑफेंस किया तो ये पेनल्टी होएगा. सो इफ़ अ पर्सन इज नोइंगली गिविंग फॉल्स इंटिमेशन, imprisonment 6 months or with fine or both. Okay, next, or fine or both. So any person on whom any prohibitory order has been served under section this pays delivers, so you're not allowed to transfer, and if you still transfer then imprisonment 3 years, fine or both. Fine they decide. The court may also impose additional fine equivalent to the market value of the article which you have already transferred. So if you see everywhere there is imprisonment or fine or both. Imprisonment का ही आपको टाइम याद रखना है. This is fine again, only fine. I am telling you this because अगर तुम ये देखो नेक्स्ट टॉपिक ऑफेंसेस बाय कंपनीज है और इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक कंपाउंडिंग है. तो कंपाउंडिंग इज समथिंग वी डिस्कस्ड इन सेबी, सो यू शुड नो इट एंड उसको कंपेयर करने की जरूरत पड़े, इसलिए सारी वो पेनल्टीज देखी. अगर तुमने देखा हर जगह इम्प्रिजमेंट और फाइन और बोथ था. ठीक है, दैट यू विल रिक्वायर फॉर नाउ कमिंग बैक. हर जगह इम्प्रिजमेंट है गाइस, तो कंपनी अगर ऑफेंस करेगी तो इम्प्रिजन किसको करोगे? ऑब्वियसली डायरेक्टर्स को. वेर एन ऑफेंस हैज बीन कमिटेड बाय कंपनी, एवरी पर्सन हु वाज इन चार्ज इन कंडक्ट ऑफ द मैनेजमेंट एट दैट टाइम
as when the offence was committed shall be deemed to be guilty and shall be liable to be proceeded against. So imprisonment उस employee को मिल जाएगा, penalty company को मिल जाएगी. However, not liable if he proves that it was without his knowledge and he had exercised all the due diligence. Okay, next, bar on prosecution of offences. So if you understand, no court is allowed to take cognizance except the assistant session and high court, और कोई नहीं पड़ता इसके बीच में. Compounding, any offence punishable. If you understand, normally हम बोलते हैं punishable with fine only or punishable with imprisonment or fine or both. ठीक है, या फिर हम ये दोनों को हम बोलते हैं ये दोनों कंपाउंडेबल है, राइट. नॉन कंपाउंडेबल होते हैं इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन या फिर इम्प्रिजनमेंट ओनली. ठीक है, इधर एक और होता है इम्प्रिजनमेंट और फाइन, मतलब और बोथ ना हो. सो इफ यू अंडरस्टैंड, ये तीनों को कंपाउंडेबल मानते हैं, ये दोनों को नॉन कंपाउंडेबल मानते हैं. तो व्हेन वी वर डूइंग सेबी वी गॉट इनटू दिस डिटेल्स कि ये कंपाउंडेबल है, नॉन कंपाउंडेबल है, इसको कर सकते हैं, इसको नहीं. यहाँ लिखा है एनी ऑफेंस. सो डज दैट मीन ये भी कंपाउंडेबल हो गए? नो 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 नो, दिस ए पनिशेबल अंडर दिस एक्ट. और अगर तुमने ऊपर पनिशमेंट्स पढ़े हो तो सिर्फ ये वाले होते हैं यहाँ पे, या फिर ये होता है. तो ये होते ही नहीं है. ठीक है, स्टिल ऑन द सेफर साइड दे हैव रिटन नॉट बीइंग एन ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट ओनली. कल को कोई सिर्फ इम्प्रिजनमेंट वाला फाइन हो तो उसको छोड़ के एवरीथिंग इज कंपाउंडेबल, क्योंकि इधर ना ये वाले हैं ही नहीं. इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन करके कुछ भी नहीं. ठीक है, सो स्टिल जो कंपाउंडेबल है वही कंपाउंडेबल है. ओके, कुछ नया नहीं आया. ठीक है, मे बी कंपाउंडेड बिफोर इंस्टीट्यूशन ऑफ एनी प्रोसिक्यूशन बाय ऑफिसर अथॉरिटीज. अगेन इफ यू रिमेंबर, सेबी में वी यूज टू डू दिस. कंपाउंडिंग कैन बी डन एनी टाइम बिफोर, ड्यूरिंग, आफ्टर, जबकि यहाँ पे इट इज़ ओनली बिफोर. ड्यूरिंग आफ्टर नहीं चलता. ठीक है, कंपाउंडिंग ऑफेंसेस ओनली वंस विद इन पीरियड ऑफ 3 years. वेर एनी ऑफेंसेस कंपाउंडेड बिफोर इंस्टीट्यूशन ऑफ एनी प्रोसिक्यूशन, नो प्रोसिक्यूशन शैल बी इंस्टीट्यूटेड. पहले ना कंपाउंडिंग कंपनीज एक्ट में भी था, जो रीसेंट उन लोगों ने हटा दिया सिलेबस में, उसमें हट गया वो भी. तो अब सिर्फ कंपाउंडिंग दो ही जगह है, कि FCRA में और एक सेबी में. एवरी ऑफिसर वाइल डीलिंग विद कंपाउंडिंग शैल ऑब्टेन परमिशन ऑफ फाइल विद सेंट्रल गवर्नमेंट एनी रिटर्न दैट. इफ यू अंडरस्टैंड, आई एम डीलिंग विद कंपाउंडिंग ऑफेंस जो कि कोई रिटर्न नहीं भरा, उसका कंपाउंडिंग चल रहा है, तो वो ये मेरे को ये बोल सकते हैं भाई पहले रिटर्न तो भर दे. कंपाउंडिंग तो हो जाएगा, पेनल्टी तो हम तेरे को बता देंगे, बट एक बार रिटर्न तो भर दे, सो दे कैन ऑर्डर मी टू फाइल द रिटर्न. अब ये जो मिसलेनियस है, इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस, इसके नाम ही काफ़ी होंगे. पावर टू कॉल फॉर इन्फॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट, इन्वेस्टिगेशन इन टू द क्लास ऑफ द एक्ट. जो भी इंस्पेक्टिंग ऑफिसर होगा, ही कैन कॉल फॉर एनी इन्फॉर्मेशन, एक्सप्लेनेशन, ही कैन send summons, he can examine an oath, which is normally a power for everybody. Sorry. Power of central government to give directions and delegation of power. CG चाहे तो अपने powers किसी और को delegate कर सकती है. Power to make rules, they can make such rules as they deem fit. Power to exempt certain class. हर act में CG has this power कि वो अगर चाहे उस act के application से या certain sections of that act, they can exempt some people. Act not to apply to central government transactions. तो जब बात हुई थी सर्टेन गवर्नमेंट ट्रांजैक्शन, जब बात हुई थी कि किसी को एग्जाम कर सकते हैं, उन्होंने खुद को कर दिया. ओके, सो दैट्स अबाउट FCRA. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर.